स्टैटिस्टिक्स देखें तो 23 तारीख को 17 पेशेंट थे और 30 तारीख को वो 180 हो गए, यानी 7 दिन में 10 गुना ज्यादा। और यदि यही स्टैटिस्टिक्स मल्टीप्लाई करती है तो 2 वीक के अंदर ये 17,000 से ज्यादा केसेज आने की आशंका हो जाती है। अब सवाल उठता है कि और जगह क्या है, तो वर्ल्ड ओवर करीब जो आज के डेटा थे, आज जो वर्ल्ड में आए वो 17 लाख केसेज पॉजिटिव आए और जो हाईएस्ट सेकंड वेव के टाइम में 9 लाख ही थे। तो यानी वर्ल्ड ओवर टोटल वर्ल्ड के डेटा में भी डबल का इजाफा हुआ है। और अब इसमें ये है कि साहब जो मृत्यु दर क्या है, मृत्यु दर में यदि हम देखें तो मृत्यु दर में जो हाईएस्ट सिंगल डे में वर्ल्ड के अंदर हुआ वो 17,000 डेथ हुई, लेकिन आज जो डेथ थी वो 6,300 थी वर्ल्ड के अंदर, जो कि यदि हम पीछे देखें तो वो अक्टूबर 20 के अंदर हुई थी। तो यानी कि नंबर तो डबल हो गया, लेकिन जो डेथ रेट थी वो आधी से भी कम हो गई। तो ये एक तरह से इंडिकेट करता है कि डिजीज का प्रोग्रेशन ज्यादा है, लेकिन उसकी वजह से जो डेथ रेट है वो काफी कम है। अब सर यही है कि आगे क्या किया जाए, लॉकडाउन लगाया जाए नहीं लगाया जाए। यूजुअली 2 तरह की स्ट्रेटेजीज अडॉप्ट करते हैं। एक तो जैसे दिल्ली में किया, वहां पर 0.5% यदि पॉजिटिविटी रेट से ज्यादा है तो वो स्ट्रिक्ट लगाते हैं लॉकडाउन जैसी चीजें। और दूसरा ये महाराष्ट्र के अंदर वहां की 10% ऑफ बेड फिल हो जाए तो फिर ये इस तरह की स्टेप्स लेनी चाहिए। अब क्योंकि जो बिहेवियर है वायरस का वो इस तरह का लग रहा है कि शायद अभी तक माइल्ड है, लेकिन और इसके साथ के अंदर शायद हॉस्पिटल बेड वाली स्ट्रेटेजी इस समय के लिए ज्यादा उपयुक्त रहेगी। हालांकि इसके साथ वर्ड ऑफ क्वेश्चन एक जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये कि इसमें इस वायरस का रूप कभी भी बदल सकता है। ये बड़ी जल्दी रूप बदलने वाला वायरस है, तो वो मिलकर, क्योंकि अभी डेल्टा भी है और ये दूसरा ओमिक्रॉन भी है, तो ये दोनों मिलके यदि डेल्मिक्रॉन बनते हैं और वो यदि खतरनाक वेरिएंट बनता है तो ये कभी भी हो सकता है। तो सतर्कता बहुत ज्यादा जरूरी है लगातार वो रखने के लिए। और इसमें अब बढ़ने का खतरा कब होता है साहब, जैसे एक उदाहरण था कि एक पार्टी थी, उसमें स्पेन के अंदर 173 गेस्ट थे और वो जो गेस्ट अंदर गए थे उनका एंटीजन टेस्ट हुआ था सबका, वो नेगेटिव था। फिर जब पार्टी के बाद 3-4 दिन बाद जब देखा तो उनमें से 68 के हो गया, तो ये यानी करीब 40% लोगों के हो गया। तो ये जो आज रात के जो सेलिब्रेशंस और इस तरह के हैं उसके लिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि यदि जहां तक हो सके हम न्यू ईयर घर पे मनाएं। यदि घर पे नहीं मना के आगे जाना चाहते हैं तो कम से कम बाहर, जो कि एयर कंडीशन हॉल के बजाय बाहर के रूप में मनाएं। और यदि कहीं नहीं साहब अंदर मनाएंगे तो अंदर मनाए तो कम से कम मास्क लगा के करें एंड फिजिकल एक्टिविटीज नहीं करें, जिससे कि जैसे डांस करना, सिंगिंग करना, क्योंकि उससे वायरस ज्यादा लिबरेट होता है पेशेंट से और जो लेने वाले हैं वो लोग भी ज्यादा ग्रहण करते हैं उस वायरस को। तो ये कुछ चीजें थी सब कि अभी अपने जयपुर के लिहाज से अपन को RUHS जैसे एक प्रोटोटाइप हॉस्पिटल है जो अपना फ्लैगशिप हॉस्पिटल भी है, तो उसके अंदर जो ही नंबर बढ़े त्यों ही अपन को स्ट्रिक्ट एक्शन के लिए तैयार रहना चाहिए। जैसे सर उस समय देखें अपन 17-18 मार्च के आसपास, तो उस समय RUHS के अंदर एकदम तेजी से बढ़ने लग गए थे अपनी उन मीटिंग्स में 50, 100, 200, 300 एकदम उस तरह से तेजी से। तो ये शायद एक अपना ऑब्जेक्टिव एविडेंस हो सकता है जिसके बेसिस पे फैसले लिए जा सकते हैं। धन्यवाद सर। थैंक यू। DM नायक साहब, बस यही है सर कि जो जितनी थोड़ी सी अपने जो गैदरिंग्स को थोड़ा रिड्यूस तो करना पड़ेगा सर, उसके बिना तो दिक्कत ही आएगी सर। ठीक है। डॉक्टर आज पहले सुन लें, 2-3 डॉक्टर बैठे हुए हैं।
आइडिया लग जाएगा, उसके बाद में देखते हैं क्या क्या स्टेप उठाएं। डॉक्टर ML गुप्ता जी। जो केसेस बढ़े उसके कारण और उपाय दोनों पर ध्यान देना जरूरी है। तो नंबर ऑफ द केसेस जो बढ़े हैं वो कहाँ से आ रहे हैं और उसको देखना है, और पर्टिकुलर जिस जो सोर्स है उसको अपन को टेक केयर करना होगा। अगर केसेस की रफ्तार थोड़ी बहुत भी अगर इसी प्रोपोर्शन में रहती है तो लिमिटेड रेस्ट्रिक्शन ज़रूरी हो सकते हैं। जैसे पर्टिकुलर जैसे ये रेस्टोरेंट्स वगैरह है तो ओपन एयर हो और लार्ज गैदरिंग को थोड़ा सा कंटेन करना पड़ सकता है। जैसा डॉक्टर भंडारी जी ने बताया, कुछ ओरल ड्रग्स अवेलेबल हैं जो माइल्ड टू मॉडरेट केसेज के लिए है, वो अपने यहाँ पर सिस्टम के अंदर डाल सकते हैं। 5 दिन का कोर्स है और ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, और पेशेंट घर पे भी ले सकते हैं। डेल्टा और ओमिक्रॉन में कोई सिम्टम्स उसमें ट्रीटमेंट में या मोर्टलिटी में कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है, उल्टा ओमिक्रॉन तो बेटर ही है। तो बहुत अपन इसका जो हाइप करते हैं कि ओमिक्रॉन आ गया डेली पेपर में, तो अननेसेसरी पैनिक होता है, तो उसको करने की कोई ज़्यादा आवश्यकता नहीं लगती है। और पर्टिकुलरली प्राइवेट सेक्टर के अंदर एक कोविड वाले केसेस नहीं है, तो उन्होंने अपनी जो फैसिलिटी का जो डिमार्केशन पहले कर रखा था वो लगभग अभी ख़त्म सा कर रखा है। तो उनको भी एहतियात करें कि भाई 10% 15% जो भी बेड है वो ये सेपरेट फैसिलिटी कर लेते हैं, सेपरेट एरिया कर लेते हैं, वो तैयार रखें। भगवान करे ज़रूरत नहीं पड़े, पर इनकेस ज़रूरत पड़ती है तो अपन को फिर उसमें टाइम नहीं खराब हो। और ये जो ओमिक्रॉन पेशेंट्स हैं इनकी रिपोर्ट भी 8-10 दिन लग जाते हैं, और जब तक वो यूजुअली वो नेगेटिव भी हो जाते हैं उनमें आइसोलेशन का भी किसी को खास ज़रूरत नहीं होती। ओमिक्रॉन वाले पेशेंट जिन लोगों के पास घर पे आइसोलेशन की फैसिलिटी नहीं है, उन्हीं लोगों को अपन इंस्टीट्यूशनल आइसोलेशन के बारे में सोचें। हर एक को अननेसेसरी वो आइसोलेट करके हेल्थ केयर पे अननेसेसरी बर्डन पड़े, फिर जब जरूरत पड़े तो अपन एग्जॉस्ट मिले, उससे कोई फायदा नहीं है सर। ये 2-3 चीज़ें मेरी तरफ से सबमिट है सर। थैंक यू सर। ये डॉक्टर मोनिका राठौड़। सर नमस्ते। सर निवेदन है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स चेन्नई के हिसाब से दिल्ली और मुंबई में ऑलरेडी 802 हो चुका है, और जितने भी अपनी बड़ी सिटीज़ हैं इंक्लूडिंग जयपुर जहाँ पे फॉरेन ट्रैवलर्स ज़्यादा हैं, वहाँ पे 10 टाइम्स बढ़ गया है। तो आने वाले दिनों में हमें केसेस बढ़े हुए मिलेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि ओमिक्रॉन जो ज़्यादा बढ़ा है, जिसमें मेरे मतलब विचार से निवेदन है कि ये माइल्ड नहीं है, लेकिन विश्वव्यापी वैक्सीनेशन और मल्टीपल वेव्स ऑफ कोरोना की वजह से हम सब इम्यून हैं, ज़्यादातर लोग। इसकी वजह से इसके सिम्टम्स जो हैं माइल्ड दिख रहे हैं। और ये अफ्रीका की अगर अपन देखें तो उसमें भी ये देखा गया था कि हर 10 व्यक्ति जो मरे हैं उनमें से 9 अनवैक्सीनेटेड केसेस थे। यूके में भी अगर हम देखें तो 1/3 हॉस्पिटल एडमिशन जो था वो अनवैक्सीनेटेड केसेस में था, और 309 डेथ में से केवल 40 में ही दोनों डोज वैक्सीनेशन की लगी हुई थी। सर मेरा एक और निवेदन है, जो हम बार बार चिंतित होते हैं कि वैक्सीन की एंटीबॉडी हमारे शरीर में कम होती जा रही है। सर ये बड़ा नेचुरल सा फिनोमिना है। हर वैक्सीन, चाहे वो कोरोना का हो चाहे किसी भी वैक्सीन किसी भी बीमारी का हो, उसमें 6 महीने के बाद में एंटीबॉडी लेवल कम होता है। लेकिन हर वैक्सीनेशन अपने शरीर में एक मेमोरी सेल छोड़ के जाता है, और वो मेमोरी सेल 3 ही दिन में अगर कोई वायरस वापस आपके शरीर में प्रवेश करता है तो एंटीबॉडी को बढ़ा देता है, जबकि वायरस का लोड बढ़ने में 6 से 7 दिन लगते हैं। इसलिए एक तो ये बात, दूसरी बात वायरस जनित रोगों में टी सेल इम्यूनिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जिसका टेस्ट हम नहीं करते हैं। हम अक्सर एंटीबॉडी का टेस्ट करके ही चिंतित हो जाते हैं, और इस चीज से भी तथ्य से बल मिलता है कि अगर अपना वैक्सीनेशन की दोनों डोज लगी हुई है या किसी व्यक्ति को इन्फेक्शन हुआ है तो उनमें री इन्फेक्शन, पूरे विश्वव्यापी री इन्फेक्शन नगण्य है। सर अगर ऐसा होता कि एंटीबॉडी का लेवल कम हो गया है
तो आज की तारीख में हमारे पास में हजारों लाखों केस री इन्फेक्शन के हो जाते, जबकि अभी भी हम अधिकतर ये देख रहे हैं कि जिनको भी इन्फेक्शन हो रहा है वो नए फ्रेश केस हैं, प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ इन्फेक्शन बहुत ही नगण्य है। तो इन चीजों को देखते हुए हम ये मान सकते हैं कि आज की तारीख में अगर थर्ड वेव आती है, जो कि आएगी ही दिख रही है, और थर्ड वेव की बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन भी रहेगा और उसका जो प्रभाव है वो भी हमें काफी कम देखने को मिलेगा, और ये हॉस्पिटलाइजेशन वगैरह भी हमारे काफी कम आएंगे। सर एक चीज मैं सिर्फ इतना सा कहना चाहूंगी कि आज की तारीख में हम आगे क्या करें, तो हमें सर्विलेंस और कैब कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर इन दोनों पे ही काम करना पड़ेगा। इससे कोरोना भी बचेगा और आर्थिक नुकसान जो हो पाता है उसका भी बचाव होएगा। इससे ज्यादा हमें क्योंकि दोनों ही पक्षों को देखते हुए अपने को ये करने की आवश्यकता हो सकती है। सर तीसरा एक सर हमारा जो बचे हुए वैक्सीनेशन पे वैसे भी बहुत काम हो रखा है। तीसरा जो जीन सीक्वेंसिंग है उसमें WHO ने 23 दिसंबर को एक रिपोर्ट निकाली थी जिसमें ये कहा था एस जीन टारगेट फेलियर, जो एस जीन होती है वो डिलीट हो जाती है, तो जो SGTF है उसको हम ओमिक्रॉन का प्रॉक्सी मार्कर मान सकते हैं। तो आगे हमारी जो जीन सीक्वेंसिंग होगी उसके हम SGTF पे ज्यादा ध्यान देके उसको ओमिक्रॉन मान लें। हालांकि ये SGTF हमारी डेल्टा के अंदर भी डिलीट हो जाती है, लेकिन चूंकि हम ये मानते हैं कि सेकेंड वेव जब हुई थी भारत के अंदर उसमें अधिकतर केसेस हमारे डेल्टा के ही हुए थे, इसलिए आज की तारीख में अगर केस SGTF का आता है नया फ्रेश केस तो उसको हमें ओमिक्रॉन मानने में एज पर WHO की रिपोर्ट कोई संकोच नहीं होना चाहिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। डॉक्टर अशोक अग्रवाल। नमस्कार सर, मैं एक बार फिर से विश्व की तरफ ले जाना चाहूँगा कि कल पूरे विश्व में 19 लाख केसेस हुए थे, लेकिन पिछले एक महीने में विश्व में केस बढ़ने की रफ्तार बहुत तेज़ हुई। मसलन USA में, अमेरिका में 10%। इसका अर्थ ये हुआ पिछले 2 साल में अमेरिका में 5.5 करोड़ केसेस हुए थे, लेकिन एक महीने में 55 लाख केसेस हो गए। मतलब 28 दिन में 10% केस ऐसे नए हो गए जो पिछले 2 साल में हुए थे। और यही हाल इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन में, वहाँ 20% केस 2 साल में जितने केसेस हुए थे उसके 20% केस 20% केसेस एक महीने में हो गए। अब ये अलग अलग देशों की स्ट्रैटेजी भी हो सकती है, या मेरा मानना है कि उनके पब्लिक हेल्थ में, उनके मेडिकल साइंस में, उनके प्रोटोकॉल्स में कुछ चेंजेस वो लेके आए हैं। लेकिन लोगों को तो तकलीफ हो ही रही है। इसको जब मैं कंपेयर करता हूँ इंडिया से या राजस्थान से, तो इंडिया में पिछले 2 साल में जितने केसेस हुए हैं तो वो इंडिया में पिछले एक महीने में सिर्फ 1% केसेस हुए हैं। मतलब हम अभी बहुत पीछे हैं नए केसेस आने में, लेकिन जिस स्पीड से बढ़ रहा है उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि भारत में अगले एक महीने के अंदर कम से कम 30 से 35 लाख केसेस होंगे, कम से कम। क्यों सर? क्योंकि और देशों का अगर मैं देखता हूँ, अमेरिका का, तो वहाँ एक महीने में 10% केसेस हुए हैं जो कि पिछले 2 साल में जितने हुए थे। इंग्लैंड, फ्रांस और स्पेन में 20% केसेस हुए हैं एक महीने के अंदर में, जो पिछले 2 साल में जितने केसेस हुए थे। तो उस हिसाब से हिंदुस्तान में, इंडिया में हम देखें 10%, तो 30 से 35 लाख। और मुझे लगता है राजस्थान में अभी हम लोग 200-250 केस हमने कल देखे थे, 225 केस है। ये अगर 40-50 हज़ार केस हो जाएं अगले एक महीने में तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। अब इसमें से कौन से केसेस हैं, ये ओमिक्रॉन है या डेल्टा है या कोई ओमिक्रॉन का नया वेरिएंट है, इसकी हमें जानकारी नहीं है। इसकी जानकारी हमें इसलिए नहीं है क्योंकि जितने जीनोम
टेस्टिंग होनी चाहिए उतनी हम कर नहीं पा रहे हैं और शायद संभव भी नहीं है। तो मेरा तो एक ये कहना था, जैसे आपने 1 साल पहले जयपुर में जीनोम टेस्टिंग का एक लैब चालू करवा दी थी, जबकि इंडिया में शायद ही किसी स्टेट गवर्नमेंट ने इसमें शुरू की थी। हमारे यहाँ मेरे हिसाब से 2 और ऐसी लैब शुरू करनी चाहिए हमें, चाहे जोधपुर उदयपुर में करें या और कहीं करें, जिससे कि हम ज़्यादा जीनोम टेस्टिंग करके समझ सकें कि राजस्थान में क्या हो रहा है। इसी के बारे में मुझे एक और कहना है कि हमारे पास जो डेटा है, जो खासकर सेंट्रल गवर्नमेंट से या विदेशों से कहीं से आते हैं, वो डेटा हमारे राजस्थान के डेटा नहीं है। वो डेटा एक्स्ट्रापोलेटेड डेटा हैं जो कि इंडिया के या यूएसए के और कई देशों के डेटा है। तो हमें अपने खुद के डेटा को डेवलप करना चाहिए और स्ट्रांग बनाना चाहिए। मैं सर पहले भी 1-2 बार और कह चुका इसके बारे में कि हमारे राजस्थान में पब्लिक हेल्थ के इस चीज़ के एक्सपर्ट्स के कम से कम 500 डॉक्टर्स हैं जो पीएसएम डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट में, प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं। यदि हम उनसे एक्टिव सहायता लें, उनसे एक्टिवली उन्हें जिम्मा देवें डिस्ट्रिक्ट वाइज या तहसील वाइज, तो हमें मालूम पड़ेगा कि कौन से ज़िले, कौन से तहसील की, कौन से पंचायत में कैसे क्या काम हो रहा है और उसका साइंटिफिक बेसिस क्या है। अभी हम जो डेटा इकट्ठे कर रहे हैं वो जनरल डेटा इकट्ठे कर रहे हैं, और जिससे पिछली मीटिंग में सुधीर भंडारी जी ने कहा था कि भाई हम लोगों ने कुछ सीरो सर्वेलेंस की है, उससे हमें अपने डेटा मिले हैं। तो मेरा तो इस पर बहुत ज़्यादा झुकाव है कि हमें अपने डेटा को बनाकर उसको एनालाइज करना चाहिए, और जहाँ पर संभावना है केसेस बढ़ने की, वहाँ पर हमें कार्रवाई करनी चाहिए। सर 2 बात और कहना चाह रहा हूँ। एक तो ये है कि मेरी कुछ भिन्न राय है, वो ये है कि भी कोरोना तो आ गया है, उसमें कौन सा वेरिएंट आया है वो अखबार बता रहे, साइंटिस्ट नहीं बता रहे, क्योंकि साइंटिस्ट के पास पूरे डेटा भी नहीं। और जो पब्लिक है उनमें भय बढ़ रहा है, और साथ में भय के साथ में एक गलत बात फैल रही है कि जी इस पर कोई खास बात नहीं है। तो एक तरफ तो भय बढ़ रहा है कि इतने केसेस हो गए, और दूसरी तरफ जब खुद को कुछ करना है, कहीं घूमना फिरना है, बदमाशी करनी है, तो लगता है भाई नहीं, कुछ मेरे को तो नहीं होगा कुछ। ये बात एकदम गलत है सर। हमें भय से हम बच सकते हैं तो हमारे केसेस बढ़ेंगे जरूर, स्लो बढ़े या फास्ट बढ़े वो हमारे हाथ में है। ये भी हो सकता है कि हमारे यहाँ पर केसेस, जो मैं 50,000 केस कह रहा हूँ राजस्थान में, हो सकते 20,000 ही हो सकते 40,000 हो जाए, हो सकता 60,000 हो जाए। वो इस पर डिपेंड करता है कि लोगों का व्यवहार कैसा रहता है और सरकार उस पर किस तरह से उस पर बंधन बांधती है। और जिलों में केसेस कम हो रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ नहीं है। इसका मतलब मैं निकालूंगा कि शायद वहाँ पर पूरी टेस्टिंग नहीं हो रही है, या लोग आगे नहीं आ रहे टेस्ट करवाने के लिए कि भाई थोड़ा नज़ला हो गया है, थोड़ा ज़ुकाम हो गया है, क्या टेस्ट कराना। तो ये जो 2% तक राजस्थान के पिछले 6 दिनों में मैंने अभी एवरेज लगाया, हमारा एवरेज 2.1% आया है पिछले 6 दिनों का। तो ये तो सर 0.5 से ऊपर पहुँचना ही नहीं चाहिए था। इसका अर्थ ये हुआ हम अभी टेस्टिंग और ट्रैकिंग में उतने जोर नहीं लगा रहे हैं। जो हमारी कैपेसिटी है राजस्थान में 1 लाख टेस्ट करने की, वो हम नहीं कर रहे हैं। तो अगर ये हमारी पॉलिसी है नहीं करना तो बात अलग है, और पॉलिसी नहीं है तो जितने टेस्ट करवा सकते हैं हमें करवा कर हमें ज़रूर जानना चाहिए किस केसेस कितने हैं। क्योंकि मुझे इस बात का डर है कि आज का जो डेटा है हमारे पास में, सिर्फ 6% डेटा बताता है कि 6% ओमिक्रॉन है, बाकी और चीज़ें हैं। या तो हम ओमिक्रॉन का टेस्ट नहीं कर रहे हैं, या वाकई और चीज़ें, और कोई वायरस चल रहा है, डेल्टा ही चल रहा है। तो इसलिए मैं तो डरा हुआ हूँ, और मुझे लगता है कि हमें भी काफ़ी मतलब काफ़ी समझदारी से काम लेना चाहिए। धन्यवाद। मेजर डॉक्टर साहब,
डॉक्टर रवीन शर्मा। नमस्कार सर। नमस्कार। अपना ध्यान सर अगर अपन दिसंबर के महीने में केंद्रित करें तो सर सबसे दिसंबर 2019 में अल्फा वेरिएंट आया सर, वो वुहान का ही स्वरूप बदला हुआ था उसका। दिसंबर 2020 में डेल्टा वेरिएंट आया, दिसंबर 2021 में ओमिक्रॉन आया सर, और अपने यहाँ ये वर्ल्ड ओवर ये फिनोमेना हुआ। उसके बाद कुछ लैग पीरियड के बाद अपनी कंट्री में भी ये सारे वायरसेस आ गए थे सर। अब दूसरी चीज है सर, इसमें ये जो ट्रांसमिशन हो रहा है सर, इसमें टेस्ट पॉजिटिविटी रेट जो है अभी 30 दिसंबर की 4.09% है। ये 5% या इसके ऊपर जाते ही ये इंडिकेट करता है कि कम्युनिटी में फैल रहा है। जिस तरह से हर साल दिसंबर में ये दूसरे देशों में फैला और कुछ लैग पीरियड के बाद अपने यहाँ फैल रहा है, तो अपने को अभी से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा कि अपन सतर्क रहें सर, और क्योंकि ये कम्युनिटी ट्रांसमिशन की तरफ बढ़ रहा है। दूसरा सर, जो अपन ने मेजर्स पहले लिए थे, होम आइसोलेशन प्लस स्ट्रिक्ट आइसोलेशन ऑफ क्लोज कॉन्टैक्ट्स, वो बहुत ज़रूरी है सर। जैसे पहले कम्युनिटी ट्रांसमिशन में अपन ने घर जा जाके कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग किया और उनको आइसोलेट किया, उसकी तरफ भी अपने को ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा सर। और हॉस्पिटल में आइसोलेशन करते हैं तो हॉस्पिटल का डेटा सर इन हॉस्पिटल पेशेंट का बढ़ जाता है। तो ज्यादातर कंट्रीज में सर होम आइसोलेशन बड़ा स्ट्रिक्टली फॉलो हो रहा है और होना ही चाहिए। प्लस कॉन्टैक्ट्स जो उनके हैं, नियर कॉन्टैक्ट, क्लोज कॉन्टैक्ट, उनका भी होम आइसोलेशन हो, इससे कम्युनिटी स्प्रेड होगा और उससे रुक जाएगा सर। और सबसे बड़ी चिंता की बात है कि ये जैसे डॉक्टर भंडारी ने बताया कि दोनों वायरस डेल्टा प्लस ओमिक्रॉन है, तो कहीं ये म्यूटेट ना कर मिलके कहीं म्यूटेट ना कर जाए, तो इसलिए और भी ज़्यादा ज़रूरी है कि होम आइसोलेशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाए सर। कुछ स्टेट्स में सर इसको रोकने के लिए अभी रिसेंटली कल ही न्यूज़ में था कि धारा 144 लगी है सर। तो सर आई थिंक न्यूज़ ईयर सेलिब्रेट बाद अपन इस तरफ भी, अगर कम्युनिटी ट्रांसमिशन की तरफ बढ़ रहा है, 5% पॉजिटिविटी आ रही है किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, एरिया में, तो वहां पे सर ये स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट ऑफ 144 कर सकते हैं सर। और दूसरा जो बात हुई थी सर, सुनामी, WHO चीफ ने बताया कि ये सुनामी बन रहा है ओमिक्रॉन प्लस डेल्टा, तो आपने बिल्कुल सही फरमाया सर, ये सुनामी होगी या एक ड्रिजलिंग होगी, बिकॉज ये ओमिक्रॉन अगर ओवरशैडो कर देता है डेल्टा को, तो अपन इसको ड्रिजलिंग ही मानेंगे, क्योंकि ये बूस्टर की तरह काम करेगा। जैसा 2-3 वीक में पहले भी बात हुई थी सर, अब बॉम्बे से भी डॉक्टर्स का ये कहना है कि ये नॉर्मल खांसी जुकाम की तरह शायद हो सकता है सर। तो पहले भी बताया था सर कि ये बड़ी होपफुल सिचुएशन होगी और ये एक बूस्टर की तरह काम कर सकता है सर ओमिक्रॉन, क्योंकि सर जो पहले इन्फ्लुएंजा का जो हिस्ट्री अगर देखी जाए वायरसेस की, तो इन्फ्लुएंजा ने भी अपना रूप बदला था। शुरू में जब वो नया आया था सर, पेंडेमिक इन्फ्लुएंजा, तब एक साथ बहुत डेथ्स हुई थी। उसके बाद उसने अपने धीरे धीरे रूप बदला, तो इसको बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। वायरस भी जिंदा रहना चाह रहा है सर, अगर वो होस्ट को ही मार देगा तो वो आगे प्रोपोगेट नहीं कर रहा, तो इसलिए स्ट्रक्चर एक सिम्बायोटिक रिलेशन, म्यूचुअल रिलेशनशिप बना लेता है। तो अगर इस तरह से होता है तो ये कोई बहुत बुरी बात नहीं होगी सर, अनलेस की म्यूटेशन हो जाए इसमें। और आई थिंक सर दैट्स ऑल सर, थैंक यू डॉक्टर साहब। अभिषेक अग्रवाल, डॉक्टर अभिषेक जी। नमस्कार सर। जैसा कि वीरेंद्र सिंह सर ने बताया, अगर इंटरनेशनल डेटा को देखें तो यूएसए में सर 22% के करीब ओमिक्रॉन केसेस आ रहे हैं, जिसमें जैसे कि प्रतिदिन 5,82,000 पिछले दिन 5,82,000 केस आए थे, तो उसमें से करीब 74,000 के करीब पेशेंट एडमिट हो रहे हैं सर। और अगर यूके का करें सर, यूके में 2 लाख से ऊपर केस आ रहे हैं सर प्रतिदिन, लेकिन उसमें ओमिक्रॉन का प्रतिशत 60% से भी अधिक है। उन यूएसए का डेटा देखें तो यूएसए में 5% से कम हॉस्पिटलाइजेशन रेट है। तो एक तरह से
साइन है कि अगर ओमिक्रॉन अगर डोमिनेंट वायरस रहता है तो हॉस्पिटलाइजेशन रेट कम होगी, डेथ रेट भी कम होगी सर। तो अभी सर जैसे अपना जयपुर का या राजस्थान का डेटा देखें तो अभी जब तक हमें हॉस्पिटलाइजेशन डेटा नहीं मिलता है, जब तक हमें नहीं पता चलता कि कितने परसेंट हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं, तब तक हमें लॉकडाउन जैसे गंभीर कदम उठाने से भी रुकना चाहिए सर। अभी हमें होम आइसोलेशन और सेल्फ आइसोलेशन पर ध्यान देना चाहिए, पब्लिक को अवेयर करना चाहिए। अगर उनको कम खांसी के लक्षण हो तो वो अपने आप को सेल्फ आइसोलेट कर लें सर। साथ ही हमें सैंपलिंग भी बढ़ाने की आवश्यकता है सर। सैंपलिंग बढ़ाने के लिए हम डोर टू डोर सर्वे कर सकते हैं सर, और ILI के जो भी पेशेंट आइडेंटिफाई है उनको घर पे ही सैंपल करके और उनको होम आइसोलेट कर सकते हैं सर। सर मुझे इतना ही कहना है सर, धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू। डॉक्टर PR गुप्ता सर। धन्यवाद सर। मुझे बहुत छोटे रूप में बताना है कि ओमिक्रॉन के बारे में हमें ये स्पष्ट पता है कि ये बहुत ज़्यादा संक्रामक है, पहली बात। दूसरी बात, दक्षिणी अफ्रीका की स्टडी से ये प्रूव हो चुका है कि इसमें होने वाली बीमारी बहुत गंभीर रूप नहीं लेती है और डेथ्स कम होती हैं, इसलिए इस फ्रंट पे चिंता करने की जरूरत नहीं है। मुख्य जो समस्या है वो ये है कि यदि ये बहुत ज़्यादा संक्रामक है और हमने प्रिवेंटिव एक्शन नहीं लिए तो R वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, और जितनी ज़्यादा R वैल्यू होती है उतना ही नया वेरिएंट जन्म लेने की क्षमता बढ़ती है। इसलिए हमें ये तो पक्का है कि ये कम्युनिटी ट्रांसमिशन ओमिक्रॉन से होगा, लेकिन कितना धीमा होता है ये इम्पोर्टेंट है। यदि ये बहुत ज़्यादा जल्दी स्प्रेड हुआ तो कोई न कोई नया वेरिएंट जन्म ले सकता है। इसलिए हमें बीमारी से इतनी चिंता नहीं है जितना कि नए वेरिएंट की चिंता है, इसलिए इसके स्प्रेड को धीमा करना ही चाहिए। धन्यवाद। थैंक यू। डॉक्टर अजीत, जी। नमस्कार सर। सर जैसा कि ओवरऑल वर्ल्ड के डेटा हैं प्लस जितनी भी रिसर्च और पब्लिकेशंस हैं उनके आधार पर वायरस के बारे में ये प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि ये माइल्ड टाइप का स्ट्रेन है, लेकिन इसकी फैलने की क्षमता पिछले वायरस डेल्टा वायरस के मुकाबले 5 टाइम्स है। इसी स्पीड को अगर मैं कंपेयर करूं कि कम्युनिटी मूवमेंट के साथ यही स्पीड सर 10 गुना बढ़ जाती है। जैसा कि वायरस के बारे में माइल्ड प्रिडिक्शन के साथ में अब हमें जो चीज देखने को मिल रही है वो इसका राइजिंग ट्रेंड ऑफ केसेज है सर। मेन चिंता का विषय यही है कि पिछले 10 दिन के अंदर हमारा, चाहे जयपुर का एग्जाम्पल ले लें, चाहे पूरे स्टेट का एग्जाम्पल ले रहे हैं सर, चारों तरफ वायरसेस के केसेस बढ़े हैं। ये केसेस रुकेंगे कैसे, उस चीज पर थोड़ा सा विशेष हम सभी यही बार बार आपके माध्यम से पूरे प्रदेश में यही संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की पालना स्ट्रिक्ट रूप से होनी चाहिए, और उसके तहत हम मास्क का, सैनिटाइजेशन का, सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरी तरह से पालन कराने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही अब कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की डेफिनेशन की भी चेंज की आवश्यकता महसूस की जा रही है कि उसके अंदर एक वैक्सीनेशन को भी हमें 100% इंश्योर करना चाहिए सर। जहां तक जयपुर का सवाल है सर, 99.1% हम फर्स्ट डोज का और 66.8% हम सेकेंड डोज का अचीवमेंट कर चुके हैं। जो परसेंटेज रिमेनिंग है वो हमारा एक फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी सर। और दूसरी, जो जनवरी के फर्स्ट वीक के बाद में जो कम्युनिटी का मूवमेंट होना चाहिए, वो स्कूल्स हो सर, चाहे वो ऑफिस में सर्विस क्लास का हो, इस मूवमेंट को हम कैसे कंट्रोल करें ताकि ये जो हम 5% पर कम्युनिटी स्प्रेड की बात कर रहे हैं सर, वो हमारे लिए एक चैलेंजिंग टास्क रहेगी। तो उसके बारे में हम यही कहना चाहेंगे कि उसके लिए एक प्रदेश की जैसे कि हर स्टेट ने अपनी अपनी गाइडलाइन बनाई है, उसी गाइडलाइन को हम अपने स्तर से कैसे मॉडिफाइड कर सकते हैं कि इस कम्युनिटी स्प्रेड को रोका जा सके। जहां तक केस के पॉजिटिव होने के बाद में इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है सर, आपके द्वारा जो दिशा निर्देश दिए गए सर, उसमें पूरे जो प्रदेश का स्टेट का जो फ्लैगशिप हॉस्पिटल है सर, RUHS हॉस्पिटल, उसकी क्षमता पिछले डेल्टा वेव के जो सेकेंड वेव थी उसके मुकाबले जस्ट डबल हो चुकी है सर। जहां तक ऑक्सीजन प्लांट्स की बात है, वहां हमारी कैपेसिटी भी 7000 सिलेंडर, जो पहले की 3500 सिलेंडर थी सर, वो 7000 हो गई है। ICU के बेड्स भी सर आपने 200 से 300 कर दिए हैं। तो तैयारी के लिए हम प्रदेश की जनता को पूरी तरह से सेवा देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारा चैलेंजिंग टास्क केवल और केवल इस कम्युनिटी स्प्रेड की तरफ जाती हुई जनता को कैसे बचाना है, उसके बारे में थोड़ा सा विचार करने की आवश्यकता है। थैंक यू सर। थैंक यू। लास्ट में डॉक्टर रमन बाबू शर्मा।
बोचना। नमस्कार सर। ज़्यादातर चीज़ें काफ़ी डिस्कस भी हो गई हैं और डिटेल में मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए, एक हमारा जो चिंता का विषय अभी बन रहा है वो है हमारी नंबर ऑफ़ टेस्टिंग है वो इंक्रीज़ नहीं हो पा रही है। इस विषय में मैं एक सुझाव देना चाह रहा था। हमारे जैसे मेडिकल कॉलेज के हॉस्पिटल्स हैं सर, वहाँ जो प्रोसीजर रिलेटेड है, जैसे 2D को करनी है, किसी की जांच करनी है, किसी का ऑपरेशन होना है, वहाँ तो कोविड जांच हो रही है अच्छी संख्या में, लेकिन ओपीडीज के अंदर जो है हमारे जांच की गति नहीं है। तो हम एक फिगर भी निर्धारित कर सकते हैं कि ओपीडी पेशेंट का इतना % कम से कम अपन जांच करें, और न केवल गवर्नमेंट सेक्टर में प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी इसके लिए अपन बाध्य करें कि न केवल इंडोर पेशेंट बल्कि ओपीडी पेशेंट का जो भी सस्पेक्टेड लग रहा है, फीवर का है, ILI का है, उसका 1% निर्धारित करके सबको टारगेट दे दिया जाए। तो उससे अपने आप ही सभी जगह एक क्या होगा सर, SMS हमारा न केवल राजस्थान बल्कि सराउंडिंग स्टेट्स की पॉपुलेशन यहाँ आती है, तो एक रिप्रेजेंटेटिव भी हो जाएगा पूरे स्टेट का कि भाई कहाँ हमारी क्या पोजीशन है और कहाँ से ज़्यादा कैसे जा रहे हैं सर। ज़्यादा समय नहीं लूँगा सर, धन्यवाद। थैंक यू। बोल रहा है पुलिस कमिश्नर एक्शन प्लान सर, जयपुर का एक्शन प्लान कलेक्टर साहब आप आगे क्या करेंगे सर? DM आप तो बोल चुके हैं नैना जी, कुछ कहना है क्या आपको? आगे क्या करेंगे अभी आगे प्लानिंग क्या बता दीजिए सर। इसमें तो वही थे बस, अभी अपन ये मीटिंग जयपुर के लिए रखी गई है, पर क्योंकि डॉक्टर साहब ने जो अपनी बात कही वो पूरे प्रदेश के लिए है, तो इसी बहाने क्योंकि ये ओपन VC है तो सबको मालूम पड़ेगा भाई सरकार की क्या सोच है। तो अब आप जयपुर के बारे में बता दीजिए क्या आपकी प्लानिंग है, क्योंकि जयपुर में संख्या ज्यादा बढ़ती जा रही है, मेन बात ये है। सर जैसा मैंने उसमें जो कार्य कर रहे थे उस लिस्ट में बताया था, उसी के अनुसार जो मैक्सिमम एनफोर्समेंट पर ही, जो डायरेक्शन सेंसर एनफोर्समेंट पर ही काम करना है सर। बाकी तो मेडिकल के हिसाब से तो अभी व्यवस्थाएं सेकंड वेव से बेटर हैं सर हमारे पास में, और इंफ्रास्ट्रक्चर ऑक्सीजन के हिसाब से दवाइयां भी जहाँ तक CMHO वगैरह थे पर्याप्त संख्या में है। तो अभी एक तो ये जो था सैम्पलिंग्स को बिल्कुल हम बढ़ाएंगे सर, करीबन 8,000 से तो ऊपर ले जाने का प्रयास पूरा करेंगे सर अभी, इनको भी इसमें टारगेट्स देकर। और एक सर जो जितने भी पॉजिटिव आ रहे हैं उनको बीट कांस्टेबल के माध्यम से वापस वही व्यवस्था लागू करके और उनको जो घर में आइसोलेशन का उसको एक सुनिश्चित करेंगे सर। ठीक, आप बोलो पंजी। नमस्ते सर। सर जयपुर के प्रभारी सचिव की हैसियत से सर मैं कहना चाहता हूं सर, जिला प्रशासन से और संबंधित एजेंसी से हम रेगुलर टच में हैं सर। जो स्ट्रेटेजी DM साहब ने बताई उसके अतिरिक्त मेरा ये मानना है, जैसे मेडिकल एक्सपर्ट ने भी बताया, पिछले साल सेकेंड वेव में हमारा मैक्सिमम टेस्टिंग जयपुर में बहुत प्रयास के बाद भी 8,000 8,500 पर डे तक ही पहुंची थी। हमने तब भी बहुत एफर्ट किए थे, अभी करीब 4,500 के लेवल पे है। फ्लू लाइक सिम्टम्स जिनको हैं सर, हमें घर घर सर्वे करके उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि लोग खुद आए टेस्टिंग के लिए उसकी एक सीमा है सर। उससे ज़्यादा 4,500 5,000 से ज़्यादा हम एक्सपेक्ट करें खुद ही आए उतना मुश्किल होगा। पहले भी ऐसा किया था कि जितने भी फ्लू लाइक सिम्टम, खांसी, जुकाम, हल्का बुखार, गले में दर्द आदि चीज़ें जिसको ILI कहते हैं, वो चीज़ें जिनको हैं हम घर जाके अगर टीम बढ़ा के सर्वे कराएंगे तो टेस्टिंग बढ़ेगी, निश्चित रूप से टेस्टिंग बढ़ेगी, नंबर ऑफ पेशेंट्स बढ़ेंगे सर। अभी मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा, हॉस्पिटल बेड्स, ICU बेड्स, वेंटिलेटर्स सब में कंफर्टेबल है और कंसंट्रेटर वगैरह भी है। तो हम थर्ड वेव तो आनी है सर, निश्चित ही है, लेकिन उसका इम्पैक्ट कितना हम कम कर सकते हैं, रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, वो डिपेंड करेगा कितनी जल्दी हम इस सैम्पलिंग को बढ़ाएं, लोगों को आइडेंटिफाई करें। मोस्टली होपफुली जैसा अभी तक डेटा इंटरनेशनल आ रहा है, 6% केसेस को हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ रही है। तो वी आर वेरी कंफर्टेबल विद मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर अगर यही स्टैटिस्टिक्स कायम रहती है। वैसे एवरी डे वायरस इज इवॉल्विंग, नई नई चीज़ें आ रही हैं, लेकिन इस स्टैटिस्टिक के साथ हम कंफर्टेबल हैं अगर 90% 94% लोग हमारे होम आइसोलेशन में रहते हैं। तो मेरा मानना है सर 2 स्ट्रैटेजी तुरंत हमें करनी चाहिए, जो कलेक्टर साहब से डिस्कस भी हुआ था। घर की टीम लगा के ILI सिम्टम्स को आइडेंटिफाई करके उनकी टेस्टिंग मास लेवल पे कराएं और उसके बाद अप्रोप्रिएट एक्शन लें। और दूसरा,
लॉ इन्फोर्समेंट, पुलिस वगैरह और हमारी जो ये RS ऑफिसर्स की टीम लगी हैं और कंटेनमेंट जोन्स हैं, उसके माध्यम से कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को स्ट्रिक्टली एनफोर्स करना पड़ेगा। अभी एक जनरल ढिलाई आ गई है, मास्क को भी लेके, डिस्टेंसिंग को लेके, ओपनली एक बिल्कुल जैसे होता है थिंग्स जस्ट लाइक नॉर्मल जैसी स्थिति है, उसको वापस सख्ती से एनफोर्स करेंगे तो वो प्रिवेंट मैंने शुरू किए हैं कि कम से कम अगर जयपुर में ही एक दिन में अगर 15 से 20 हजार केस आए, उसको भी हैंडल करने की हमारी कैपेसिटी होनी चाहिए। तो वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द वर्स्ट एंड होपिंग फॉर द बेस्ट सर। अगर माइल्डली रहता है तो बहुत अच्छी बात है सर। तो कुल मिला के ये 2-3 चीजें सर मैं जयपुर की स्ट्रेटेजी में रखेंगे सर। ठीक है सर, इस पर्सपेक्टिव में 3 स्लाइड दिखाना चाहूंगा जो अभी तक की स्थिति को क्लियर करती है सर। सर अभी हमारे 3 गाइडलाइंस, इनफैक्ट 2 ही गाइडलाइंस, 8/11 के बाद 2 गाइडलाइंस आए हैं सर। 29/12 का जो मेन फोकस रहा था, जैसे अभी सभी लोग कह रहे थे कि गैदरिंग्स को रेस्ट्रिक्ट करना है और इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी चलती रहे सर। इसमें गाइडलाइंस के बाद सिर्फ 2 सुझाव आए हैं कि अंतिम संस्कार वाले कार्यक्रम में 20 और शादी समारोह में 200 हमें फिक्स कर देना चाहिए सर। दूसरा जो इससे पहले की गाइडलाइन थी, नेक्स्ट स्लाइड, वो सर 26/11 की थी। और 26/11 में सर जो शैक्षणिक या जो शिक्षण संस्थाएं हैं उसमें ये रखा है व्यवस्था कि जो विद्यार्थी आएंगे सर वो अभिभावकों की लिखित सहमति पर ही आएंगे सर। तो ये व्यवस्था जारी रहेगी। और जो अभी कलेक्टर साहब भी कह रहे थे और अभी सुधांश जी ने भी कहा, जो पिछले साल का हमारा जयपुर का एक्सपीरियंस कहता है सर, वो हमने 26/11 की गाइडलाइन में डाला था कि जैसा भी कलेक्टर साहब कह रहे थे, इंसिडेंट कमांडर्स हमें लगाने पड़ेंगे। आपने 23 की बात की थी सर। और थाने स्तर पर एक ज्वाइंट इन्फोर्समेंट टीम्स बने थे सर, उसमें नगर इकाई के भी प्रतिनिधि थे और उनके साथ साथ सर एंटी कोविड टीम्स थी सर 2 तरह की। एक तो सर जो BLO क्षेत्र है, यानी उससे हमारे घर आइडेंटिफाई हो जाते हैं कि 150 या 200 घरों में क्या स्थिति है, क्या बीमारी हो रहा है, उनसे एक रिश्ता भी रह जाता है सर और वो हाउस टू हाउस सर्वे भी हो जाता है। प्लस जो भीड़ भाड़ के क्षेत्र थे, जैसे बाजार थे, मॉल्स थे, उनके लिए अलग टीमें डिप्यूट हुई थी जो आपने सर प्रिस्क्राइब किया था, कैप्स पहनते थे और जो डॉक्टर वीरेंद्र सिंह जी बार बार कहते थे, लोगों को टोकते थे कि आप मास्क लगाइए, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करिए, दूरी बनाए रखिए। सर हमें आगे चलकर इन टीम्स को डिप्लॉय करके ताकि गतिविधियां चलती रहें और उनको बार बार रिमाइंडर हो। सर ये सिर्फ टोकने का काम नहीं करेगा सर, ये एक जागरूकता भी पैदा करेगा कि हमें इस प्रकार का व्यवहार रखना है जो सभी लोग कह रहे थे सर। तो एंटी कोविड टीम्स भीड़भाड़ के इलाके में और BLO क्षेत्र में एक्टिवेट करना पड़ेगा। और जनप्रतिनिधियों के जुड़ाव के हिसाब से ये व्यवस्था थी सर, जो कि जो नगर निगम के वार्ड हैं उसमें जो JETs इन्वॉल्व है और ACTs इन्वॉल्व है, वो जनप्रतिनिधियों के साथ भी बैठे और उनका भी सहयोग प्राप्त करें, बिकॉज इस लड़ाई में सर हमें जनप्रतिनिधि का भी सहयोग लेना है। तो ये व्यवस्था डाली थी सर आपके अनुमति से 26/11 की गाइडलाइन में। और ये सर पिछले साल जो जयपुर का अनुभव है उसी पर बेस्ड है, इसको इमीडिएटली रीएक्टिवेट करने की आवश्यकता है सर। और जो विचारणीय कुछ बिंदु हैं सर जो नेक्स्ट स्लाइड पे हैं, एक सर 1 तारीख से ये सूचना आ रही है, अधिकतर जिला मजिस्ट्रेट कह रहे हैं कि धार्मिक स्थलों पे चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, चर्च हो, इसमें भीड़ आने की बहुत बड़ी संभावना है और सभी कलेक्टर से आ रहा है। तो इसको थोड़ा अपने को व्यवस्थित देखना पड़ेगा। कुछ राज्यों में इस पे काफी नियंत्रण भी लगाया गया है सर। कंटेनमेंट जोन की भी जैसे कलेक्टर साहब चर्चा कर रहे थे, इसकी सख्ती से पालना करनी पड़ेगी, क्योंकि जो ओमिक्रॉन का बिहेवियर है सर वो बहुत रैपिडली स्प्रेड करता है और एक परिवार 7 दिन के लिए घर में रह सकता है। पहले भी रहा है सर, लोग सहयोग करते हैं पड़ोसी। तो ये सर जो होम क्वारंटाइन को स्ट्रिक्टली इम्पोज करने के लिए जो सिस्टम्स थे वो हम लागू कर रहे हैं। हम अब ये भी ट्रैक करेंगे कि एक्चुअल उनका मूवमेंट कितना हो रहा है जो पॉजिटिव हो रहे हैं सर, बिकॉज वो जितना मूव करेंगे उतना फैलाएंगे सर। और रात्रिकालीन कर्फ्यू को सर कल से हम लोग काफी स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करने का भी विचार कर रहे हैं सर। तो ये 3 विषय हैं सर जिस पे अपने को बात करनी पड़ेगी सर। और इंसिडेंट कमांडर्स, JETs और ACTs को बहुत ही स्पेसिफिक टारगेट्स के साथ वो पुरानी तरह कैप्स, मास्क वगैरह दे के एक्टिवेट करना पड़ेगा जयपुर में सर। इंसिडेंट कमांडर आपके कौन होंगे सर? ये कलेक्टर साहब ने लगा रखे हैं, RS रैंक के अफसर से बता देंगे सर। RS ऑफिसर को 23 जगह लगा रखे। लाउड स्पीकर का जो बात चली थी पहले एक बार,
नगर निगम के माध्यम से करना है सर, उसमें दोनों जो नगर निगम है सर, हेरिटेज और ग्रेटर में सर, तो शहर के अंदर हुपर्स प्लस सर जो ऑटो है या दूसरे किराए पे गाड़ियां लेके पहले भी व्यवस्था की। दोनों सीओ या मेयर साहबान को बोले सर। इसमें बस एक बात और कहूंगा सर, आप जो उसका कह रहे थे माइक का, तो पुलिस की गाड़ियों में भी जो माइक थी और भीड़ भाड़ के इलाकों में वो गाड़ी खड़ी हो जाती है। गाड़ी है गवर्नर साहब, ठीक है। पुलिस की सर 4 व्हीलर 140 है सर जिनको हम यूज कर 140 140 सर 4 व्हीलर्स हैं जिन पे माइक है सर, और 280 मोटरसाइकिलें हैं जिनमें भी पब्लिक एड्रेस सिस्टम है सर। पिछली बार भी इनका बहुत इंटेंसिव यूज किया था सर, और आज जो सरकार की तरफ से सर गृह विभाग से नई गाइडलाइन निकली है सर, एक मैटर एक सा मैटर हो पूरे जयपुर में, एक मैसेज जाए किस प्रकार का माहौल क्यों बनाया गया या क्यों सरकार कह रही है हमें प्रिकॉशन रखने के लिए, तो उसके लिए आप देख लीजिए क्या। हाँ सर, वो हम 4 लाइन का एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट बना करके उनको देते हैं, वो गाड़ी में आगे चिपका रहता है जो बोलता है, और सब गाड़ियों से एक ही मैसेज आता है, अलग अलग मैसेज नहीं जाता है। पिछली बार भी यही कराया था सर। दूसरा वो टोक सकते हैं दूर से भी, आपने यहाँ पे लोग खड़े हैं, आपने मास्क लगाया नहीं, प्लीज मास्क लगाइए, आप सब आगे नहीं कर जाए। इसके अलावा सर जैसे जो अब शुरू कर दिया सर आज से, जितने भी जैसे मार्केट एसोसिएशन, व्यापार मंडल, खासतौर से होटल, रेस्टोरेंट, क्लब, बार के जो भी ओनर्स हैं सर, उनकी सूचियां हैं सर। पिछली बार इनको मीटिंग करके, क्योंकि ये जो चीजें पालना करानी है सर कि उनके यहाँ एंट्री केवल उन्हीं लोगों की हो जिनको डबल डोज वैक्सीन लग चुकी हो सर। वो हर रेस्टोरेंट के बाहर सरकार का आदमी खड़ा करना मुश्किल है सर, जिम्मेदारी उन पे डाल के, और फिर हम रैंडम चेक कर लेंगे सर, और काफी वो सहयोग भी करते हैं, तो वो चीज है सर। और आज पर्टिकुलर जैसा कि डॉक्टर साहब ने एक मैसेज एक तारीख के बाद देना चाहिए, जैसे आज अपन बैठे हैं, आज तारीख है 31, तो आप कहिएगा कि 3 तारीख मंडे है, 3 दिन दे दीजिए, उससे एक आदमी माइंड सेट कर लेता, वरना कल से पुलिस वाले पकड़ने लग जाए तो वो भी एक हड़कम मच जाता है। तो एक तारीख 3 तारीख मंडे है मेरे ख्याल से, 3 तारीख से सख्ती बढ़ती जाएगी। ये मैसेज अगर हो जाए मीडिया के अंदर कि उसके अंदर, जैसे आपने कहा भी रेस्टोरेंट के अंदर एंट्री उसी को होगी जो वैक्सीन लगाएंगे, और 31 जनवरी के बाद में वैक्सीनेशन कंपल्सरी कर दिया जाए। मतलब एक प्रकार से एंटी या जैसे पंजाब ने किया, अलाउ नहीं करेंगे घर के बाहर। कुछ सोच लीजिए अभय कुमार जी, उसके अलग से एसओपी जारी करने वाले एसओपी जारी करेंगे कि फाइन ट्यूनिंग के साथ में, कि ये हमें डिटेल में करनी पड़ेगी। सर इसमें प्रिंसिपल सेक्रेटरी लॉ से बात हो गई है सर, आपको कुछ एक दिन में ड्राफ्ट पेश कर देंगे सर। क्या सख्ती होगी, क्या पनिशमेंट होगा, मतलब पब्लिक को एक बताना पड़ेगा इस प्रकार से। सर मेरा ये निवेदन था, इसमें थोड़ा सा एयरपोर्ट वगैरह से जो आते हैं ना सर, उनमें भी सेकंड डोज का, अभी अपने एक फर्स्ट डोज का गाइडलाइन निकली हुई थी, तो उसमें कोई भी आए सर वो सेकंड डोज लगा के आए, क्योंकि सर इमीडिएटली सेकंड डोज लगा ही सकता है सर वो जो एंट्री करे। एयरपोर्ट पे तो जो आ रहे लोग बाहर थे उनकी चेकिंग भी नहीं हो पा रही है, वो कौन देगा, सीएम से देखते हैं। सर ने टीम कर दी सर, अब तो बिल्कुल स्ट्रिक्ट कर रखा है सर। बस उसमें ये है कि सर अभी गाइडलाइन जो है ना सर, वो उसमें कहीं थी नहीं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइंस में भी नहीं था, उसमें 2% सैम्पलिंग का वो कर रहे हैं सर। तो मैंने ऑफ द इसको लिखित में कहा कि आप तो सबको चेक करो, तो कुछ लोग कहते हैं साहब वो लिखित में हमारे पास नहीं है, कई बार थोड़ा सा सर हो जाता है, तो उसको हम स्ट्रिक्टली लागू कर रहे हैं। पर मेरा इसमें सुझाव था सर कि अपने सेकंड डोज कंपलसरी कर दें, कि राजस्थान में जो भी आएगा, और मैं एयरपोर्ट पर मैं उनसे बात हुई थी, मैं मीटिंग लेके उनको ये कहेंगे कि भाई आप जो भी एंट्री कहीं से भी बोर्ड करता है राजस्थान के लिए, तो सेकंड डोज की वैक्सीनेशन उसको जब तक नहीं दिखाए बोर्ड नहीं करने दे। तो वो डायरेक्शन अपने को एक उसको वो तो डेट आपको एक समय के बाद देनी पड़ेगी, आज लग नहीं सकते सबकी, नहीं जैसे उसको 5-10 दिन, ये भी 31 जनवरी से ही करना पड़ेगा सर। 31 जनवरी के बाद ही करना पड़ेगा। 31 जनवरी तक कंपल्सरी करते सबको, आपको सेकंड डोज लगाने अनिवार्य है। 1 महीना मिल जाएगा तो उसके बाद में फिर अपन कहने की स्थिति में रहेंगे उसको। 3 जनवरी का स्टेटमेंट टीवी पर आ गया, आपका स्टेटमेंट आया था, 3 जनवरी बाद सख्ती करेंगे आ गया, तो 3 जनवरी का आ गया, रिपीट कर दीजिए यार वापिस, और 31 जनवरी तक सेकंड डोज लगवा लीजिए, अपील करें पब्लिक से, वरना फिर सख्ती होगी। दूसरा जो अभी अपन बातें करी है ना, उसका निचोड़ आना चाहिए पब्लिक के सामने कि ये
वेरिएंट जो आया ओमिक्रॉन का उससे मृत्यु कम तो हो रही है। डॉक्टर गुप्ता भी कह रहे थे ना, ये कब अपना रूप बदल ले, ये चिंता हमेशा रहेगी दिमाग के अंदर कि ये रूप बदल सकता है। ओमिक्रॉन और डेल्टा मिलकर रूप बदल सकते हैं अपनी। तमाम तरह से प्रिकॉशन के लिए किए जा रहे हैं। ये तमाम बातें डिटेल में आनी चाहिए, जब पब्लिक मैंने कन्फ्यूज होगी ना। एक तरफ आप कह रहे हो कोई खतरनाक नहीं है, मृत्यु नहीं हो रही, दूसरी तरफ आप हमें क्यों तंग कर रहे हो बिना मतलब। तो तमाम बातों में क्लैरिफिकेशन क्लियरिटी होनी चाहिए हर स्टेटमेंट में। तो जो प्रेस में डाल जाए वो जाए इसीलिए पब्लिक को एजुकेट करने के लिए कि उसमें क्लैरिटी हो सब चीज की। ये हमें करना चाहिए मेरे ख्याल से। तो आर वैल्यू की बात की गई डॉक्टर गुप्ता ने, ये आर वैल्यू जो बढ़ती जा रही है उससे वेरिएंट बदल सकता है। जैसे आपको याद होगा डेल्टा आया था इंडिया के अंदर, हाहाकार मर गया ऑक्सीजन की दवाइयों की। गवर्नमेंट भी नहीं समझ पाई कि ये क्या भला है। उन देखा वुहान में जो आया था चाइना वाला, वही वेरिएंट तेज हो गया दिखता है, पर ये नहीं समझ पाए कि ये वेरिएंट बदल ही गया पूरा अपना आप। तो फिर यूके ने कहा कि इंडिया से ये वेरिएंट डेल्टा के रूप में आया है, जो बहुत खतरनाक सिद्ध हुआ था। तो कब बदल जाए मालूम नहीं पड़े। संख्या बढ़ अभी तो 55 लाख लोग तो उस वक्त भी शायद नहीं आए थे अमेरिका के अंदर भी, मेरे ख्याल से 3 लाख मैक्सिमम था। उससे लास्ट टाइम। अब 5 लाख आ रहा है अमेरिका के पर डे। जर्मनी में आ रहे हैं आपके, इटली में आ रहे हैं आपके, यहाँ पर आ रहे हैं, और कौन से कंट्री है, यूके में आ ही रहे हैं, इटली में सब जगह आ रहे हैं। तो ये जो स्थिति अजीब बनी हुई पूरे मुल्क के अंदर। सर अपने भी सर 4 जिलों में भी बढ़ने लगा है सर, अजमेर में, जोधपुर में, बीकानेर में और श्री गंगानगर में। तो मतलब स्टेट में जयपुर के बाहर भी सर फैलाव होने लगा सर। ये तो फैलता तो वैसे फैलता है। पिछली बार जब हम देखा नहीं अप्रैल के अंदर, देखते देखते पूरे कंट्री के अंदर हाहाकार मर गया पूरे कंट्री में। इस तरीके से फैलता है। ये बात भी जो सीरो सर्विलेंस हुआ है, डॉक्टर भंडारी कह रहे थे कि 90% लोगों को राजस्थान के अंदर एंटीबॉडी डेवलप हो चुकी है। उसको कहते हैं हर्ड इम्यूनिटी, जो अपना फैलती है हवा से या सांस से या आपस में फैल जाती है, जो एक प्रकार से कोविड हो भी गया, कोविड चला भी गया, पर आपके एंटीबॉडी डेवलप हो गए अंदर पे, जो से वो आपके काम आती है लड़ने के लिए। तो ये जो थीम है 90% की बात डॉक्टर भंडारी कह रहे हैं, तो अगर ये हुआ है वास्तव में, हो सकता है उसी कारण से आज हम बचे हुए हों। महाराष्ट्र के अंदर, दिल्ली में जो हाहाकार मच रहा अभी से ही, जयपुर बचा हुआ तो हो सकता है जो डॉक्टर भंडारी के SMS ने जो आपका सर्विलेंस किया है, उसके कारण 90% एंटीबॉडी डेवलप हो गई, पब्लिक के अंदर हो गई, लोगों में हो गई है। वो बताइए डॉक्टर भंडारी जी। सर हमने रूरल, अर्बन और पूरे प्रदेश के सैंपल पोजीशन को लिया सर। इतना ही नहीं सर, जिन बच्चों में वैक्सीनेशन नहीं लगा है उनमें भी 74% बच्चों में एंटीबॉडीज पाई गई है। तो सर हमारे प्रदेश के जो सबसे प्रोटेक्टिव आर्म्स हैं सर, एक तो 90% लोगों में एंटीबॉडी का पाया जाना, जिसमें अधिकतर सबको फर्स्ट डोज भी लग चुकी थी, उनमें बिना फर्स्ट डोज के भी हैं, और 74% बच्चों में जिनको एक भी डोज नहीं लगी। ये एक बहुत ही पॉजिटिव सीरो सर्विलेंस स्टडी है सर। इसको बहुत ही साइंटिफिक तरीके से छोटे रूरल एरिया में, इनमें हमने बहुत ही साइंटिफिक तरीके से डॉक्टर्स, पैरामेडिकल्स, जिन लोगों को कोविड हो चुका उनको भी लिया, जिनको कोविड नहीं हो चुका है उनको भी लिया, और हर एज ग्रुप के लोगों को स्क्रीन किया सर। तो ये एक बहुत पॉजिटिव इंडिकेशन ऑफ इम्यून स्टेटस हमारे स्टेट का है सर। और ये सर प्रोबेबली सर अभी हमारे करीब 60% सैंपल्स डेल्टा के हैं सर। तो वही डेल्टा के 60% सैंपल्स अप्रैल और मई में थे, जबकि अभी हार्डली कोई हमें ऐसा व्यक्ति मिल रहा है जिसको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है या क्रिटिकल हुआ, एक्सेप्ट कोमॉर्बिड कंडीशंस वाला सर। तो दैट इनडायरेक्टली कंफर्म्स कि हमारा इम्प्रूव्ड इम्यून स्टेटस और बेटर वैक्सीनेशन शायद हमको काफी हद तक प्रोटेक्ट कर रहा है सर।
अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है सर कि अभी थोड़ा सा पब्लिक में आईईसी जो हम लोग कर रहे हैं सर, कि इस ओमिक्रॉन में आईएलआई सिम्टम की महत्ता थोड़ी बढ़ जाती है सर। सेकेंड वेव और फर्स्ट वेव में आईएलआई के सिम्टम्स जुकाम, खराश और बुखार इतने इम्पोर्टेंट नहीं थे उस समय। अभी इस वेव के अंदर जो ओमिक्रॉन के टाइम में है, आई थिंक आईएलआई सर, एक और निवेदन था सर कि ओमिक्रॉन के टाइम में जो सिंपल सिम्टम्स हैं सर, जुकाम, गले में खराश और गले में दर्द और बुखार की हालत की महत्व अधिक है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पेशेंट को बहुत अधिक खांसी और सांस की दिक्कत नहीं हो रही है। तो हम लोग उन लोगों को भी अधिक से अधिक स्क्रीन कर लें जिनको माइनर जुकाम और माइनर सिम्टम्स हो रहे हैं सर। तो अभी के समय में सर माइनर सिम्टम्स की थोड़ी महत्व बढ़ गया है सर, ये एक उसको भी हम लोग काफी इंटेंसली ले रहे हैं। एक और बात आप लोगों से, अभी जो जनप्रतिनिधि से बैठे हुए हैं, मैं कहना चाहूँगा कि अभी बम्बई से खबर आई कि 5 बजे से कल सुबह 5 बजे तक लोगों की सी बीच पे सब जगह जाने में रोक लगा दी गई है। तो हमें ये फैसला करना पड़ेगा, बम्बई में भी फैल रहा है काफ़ी जगह, जयपुर में फैल रहा है, तो हमें क्या बिहेवियर करना चाहिए, क्योंकि 2 तरह यूज चल रहे थे। अभी पिछले 2-3 मीटिंग की हम लोगों ने कल परसों करी थी कि एक तो यह कि भाई नए साल तक तो छूट दो, रात को भी अपन 11 बजे 1 बजे छूट दे रहे हैं, रात को सर्टिफिकेट करना कर लीजिए, रात को, आज रात को भी, और मंडे से अपन कर रहे हैं। और एक ये हो कि नहीं, मतलब हमें भी कुछ एक्शन करना चाहिए। तो वो आप लोग अभी जब बोलेंगे शॉर्ट में तो अपनी बात कह देंगे बाद में। अभी तो प्रशासनिक दृष्टि से बताइए, कमिश्नर आपने तो तैयारी कर रखी पूरी, ग्रामीण पुलिस एसपी बैठे हैं क्या पे? नहीं है सर, उनको बुलाया ही नहीं गया होगा सर। और सरकार ने भी 8 राज्यों को टाइट करने के लिए कहा है कि आपकी पाबंदियां ज्यादा तेज करो, उसमें राजस्थान भी शामिल है। इस बार भारत सरकार भी पूरी एक्टिवली जो है प्रोएक्टिव होकर चल रही है, क्योंकि पिछली बार जो लापरवाही हो गई, बड़ी बदनामी हुई सरकार की। इस बार बकायदा वे हर चीज को उस रूप में ले रहे हैं। कुछ देता थी, कुछ कहना चाहेंगे आप? आपने कुछ दिन पहले इंस्ट्रक्शन दिए थे, तो हमने पूरे स्टेट और नगर निगम में जो जिंगल टोन से वो चलाना चालू कर दिया। पैम्पलेट्स वगैरह भी बंटवा रहे हैं सर, उसको और गति देंगे। उसके अलावा मास्क डिस्ट्रीब्यूशन जो कच्ची बस्ती जहाँ नहीं है वहां, और कुछ पेनल्टीज भी चालू की है सर। उसके साथ साथ जो होर्डिंग्स भी हेरिटेज एरिया में लगी है, ग्रेटर एरिया में भी आज से लगना और चालू हो जाएंगे, जिससे कि ओमिक्रॉन और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर के बारे में किस तरह करें, तो इसको हम लोग पूर्णतः सावचेत है। और हमारे नीचे सफाई कर्मचारियों का दल है, सीएसआई, उनको भी एक्टिवेट किया है सर, लोगों को पूरी तरह बताया। ज्वाइंट जीटी टीम्स और जो एसीटी टीम्स को भी सपोर्ट होगा, वो पूरी तरह हम लोग देंगे सर। ओमिक्रॉन का इतना बढ़ रहा है सर, तो सारे जो होर्डिंग्स हैं सर जयपुर में, एक बार सर एक साथ सारा अगर होर्डिंग्स में ओमिक्रॉन और कोरोना, ये दोनों मेयर साहबान बैठे हैं और आपके दोनों सीओ बैठे हैं। एक हम लोगों ने लास्ट में बात की थी, आपस में कैबिनेट में शायद बात हुई थी कि ये जयपुर को बदरंग किया हुआ आप लोगों ने। होर्डिंग मर गया, कोई बर्थडे की, कोई अपनी मर्जी से लगा रहा है। तो हर जिला मुख्यालय में हम जाएंगे, दत्ता जी ये आपकी ड्यूटी है, तो पॉलिसी बनाओ पूरी कि शहरों में होर्डिंग्स जो है, गांव में फिर भी चल जाएगा मान लीजिए, क्योंकि हर जगह एक साथ नहीं कर पाएंगे। पर शहरों के होर्डिंग जो है, बाहर के टूरिस्ट आते हैं, डोमेस्टिक आते हैं या फॉरेन टूरिस्ट आते हैं, पहला लोग दिखता है ये क्या हो रहा है। तो कम से कम उनकी पॉलिसी बनाओ होर्डिंग्स का। एक तो चाहे वो किसी मालिक कोई हो, नगर निगम, नगर पालिका हो, या जेडीए हो या यूआईटी हो, या कोई प्राइवेट हो, प्राइवेट में पाबंद करो कि पॉलिसी एक रहेगी सबके लिए, किस प्रकार होर्डिंग लगेंगे। बगैर होर्डिंग का मालिक कोई लगा कोई रहा वहां पर, तो नगर निगम को चाहिए नोटिस भेजे सीधा उसको, उसके पेनल्टी के साथ में कि आपने ये होर्डिंग लगाया, इसका आप इतना पैसा भरिएगा। तब मालूम पड़ेगा ये होर्डिंग का मालिक कोई और है, मैं पंचायती मैं उसका मिसयूज कर रहा हूँ। एक दो लोगों ने मुझे बताया कि उनके होर्डिंग के मालिक लोग थे, कि जैसे ही हमारे होर्डिंग में किसी ने लगाया फ्लैक्स, वो क्या कहते हैं, और सीधा उसने नोटिस दिया कि भाई आप 500 रुपये भरिएगा या 1000 रुपये भरिएगा, उस समझ के होर्डिंग मालिक को बगैर पूछे नहीं लगा सकते।
अभी मर्जी लग रहे हैं, बर्थडे पे लग रहे हैं, मुख्यमंत्री मंत्री या कोई पब्लिक आदमी या कोई किसी को खुश करना हो लगा दिया, वो सब बंद होना चाहिए। एक पॉलिसी बने और उसके बाद पूछे लगा है, किराया जमा करवाए पहले, लगाना ही है मान लीजिए ना, आपकी उसमें पॉलिसी में आ रहा वो कोई दिक्कत नहीं है, इतनी छूट होनी चाहिए, पर साथ में किराया जमा करवाए और वो लगाए जो आपकी पॉलिसी में आने वाला हो, वरना क्या बदरंग हो गए शहर आपके। तीसरा ये जो चौराहे पे लगे हुए आपके ये गवर्नमेंट के खुद के वो क्या कहते हैं स्क्रीन, तो चौराहे पे सुप्रीम कोर्ट तक मना किया हुआ है कि कोई गाड़ी जा रही है, ध्यान चला गया, एक्सीडेंट हो सकता है, वो आप चौराहे हटवाइएगा उनको, वो हमारे खुद की गवर्नमेंट के लगे हुए हैं, और शिफ्ट कर दीजिए कहीं पर, कोई कई जगह होती है बस स्टैंड होते हैं या रेलवे स्टेशन होते हैं, जो भी है, पर चौराहे पे मेरे ख्याल से नहीं होने चाहिए, वो आप कीजिएगा। तो ये तमाम जो है ये फैसले आप जल्दी कर लीजिए 5-7 दिन के अंदर। और अभी जयपुर में जो आज बात, अभी जो मिस्टर रांका जी ने बात जो शुरू की है, जयपुर में आज के बाद में होर्डिंग सिर्फ आपके ये लगेंगे, कोरोना को लेकर लगेंगे पूरे जयपुर के अंदर एक साथ में, वार्निंग देते हुए, संदेश करते हुए, अलग अलग तरह के मैटर बनवा लीजिए, तो वो भी एक मैसेज आएगा पब्लिक के अंदर, इधर माइक बोल रहे हैं, इधर होर्डिंग सब वो लगे हुए हैं, ये आप देख लीजिए, एटलीस्ट होर्डिंग लगाई दीजिए। ये जेंटिमेंटी जो आपकी है उसको भी देख सकते हैं बात के अंदर, जैसी स्थिति बने वो। और कुछ कहना चाहेंगे आप जेडीसी मिस्टर गौरव गोयल? सर नमस्ते सर। सर जो फर्स्ट और सेकेंड वेव का अनुभव था और आज जो प्रेजेंटेशंस हुई हैं और जो डॉक्टर्स के एक्सपर्ट्स के व्यूज आपके निर्देश हैं सर, उसको लेके सर ये तो स्पष्ट है कि वायरस अनसर्टेन है और जैसे जैसे आगे स्प्रेड बढ़ेगा और इसका इम्पैक्ट चेंज होगा वैसे वैसे हमें स्ट्रेटेजी बदलनी पड़ेगी सर। आज के परिप्रेक्ष्य में सर जैसे जयपुर में सेकेंड वेव में अप्रैल मई में एक 2 pronged स्ट्रेटेजी में काम किया था सर, तो वैसे वैक्सीनेशन, आईईसी अवेयरनेस और सर्विलेंस, इन 3 चीजों पे सर हमें सारी एनर्जी अभी लगानी है सर। तो पिछली बार सर 3500 टीम्स बनाई थी सर अप्रैल मई में पीक में, और डोर टू डोर सर्वे के लिए सर जयपुर में, और हर टीम में एक जीएनएम या एएनएम या सीएचओ था और एक बीएलओ और टीचर था, और इस तरह से व्यवस्था बनाई थी सर कि एक टीम एक दिन में 35 से 40 घर कवर करती थी और करीबन 15 दिन में पूरा जयपुर कवर हो गया था सर उससे। तो जो आपने सर अवेयरनेस जनरेशन की बात कही है सर, तो उनके साथ पैम्पलेट भी हो, और जो डॉक्टर साहब ने कहा आईएलआई के सर्दी जुकाम के पेशेंट्स को आइडेंटिफाई करके जल्दी ट्रीटमेंट करें, तो सर हम इस पे विचार कर सकते हैं कि जयपुर में एक बार इंटेंसिव राउट करें, लोगों के घर जब टीम्स जाएंगे लोगों को लगेगा भी कि वाकई गंभीरता है, और जो आईएलआई के पेशेंट हैं उनका अर्ली डिटेक्शन और ट्रीटमेंट भी हो जाएगा सर। दूसरा वैक्सीनेशन को लेके सर जो आपने कहा 31 जनवरी, तो जैसे सर आपने पहले एक तरह से जन आंदोलन क्रिएट किया था, आपने कहा था कि कोई भूखा ना सोए, तो उसमें ना सिर्फ सरकार बल्कि एनजीओ, जन प्रतिनिधि सभी इन्वॉल्व हो गए। तो ऐसा सर हम 1 महीने का स्पेशल कैंपेन चलाएं कि कोई भी बिना वैक्सीन के ना रहे, और उसमें बड़े बड़े सेंटर्स वैक्सीनेशन के बना दें, अखबार में डेली लिस्ट दें उसकी कि ये सेंटर्स हैं, और हर व्यक्ति कहीं भी मिले, मीटिंग चालू हो तो पूछे कि इस मीटिंग हॉल में कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं है जिसने सेकंड वैक्सीन नहीं लगाई। तो ऐसा करके सर एक माहौल पूरा बनाकर, और जयपुर को सर स्पेसिफिकली हम कैंपेन चलाकर पूरा 31 जनवरी तक 100% वैक्सीनेटेड, और एक एक शहर सर, एक एक जिला फिर हम डिक्लेयर करें कि हमारे जिले के सभी लोग 100% वैक्सीनेट हो गए, और इवेंचुअली पूरा राजस्थान 100% जितने डोमिसाइल है एलिजिबल हैं वो वैक्सीनेट हो गए हैं सर। ऐसा कैंपेन चला सकते हैं सर। इसके साथ सर करीबन पूरे जिले में सर 36 सीएचसीज हैं, 207 पीएचसीज हैं, 2 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं, 3 प्राइवेट हैं, 455 प्राइवेट अस्पताल हैं। साथ ही साथ सर जैसा सुधांशु सर ने कहा कि प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, तो अगर वैसी स्थिति आती है तो इन अस्पतालों को भी हमें फिर से सर बेड्स वगैरह आइडेंटिफाई करना, जो पहले एक्सरसाइज की थी वो पहले सर हम तैयार कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू। सर आई विल ऐड ओनली 1 पॉइंट सर। सर फ्रंटलाइन वर्कर्स जो है सर उनको बूस्टर डोज के बारे में भी सर एक बार विचार किया जाना चाहिए सर।
कौन बोल रहे हैं, क्या हुआ? मित्र जी, कमिश्नर हेरिटेज सर। मैं निवेदन ये कर रहा सर कि जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं सर, जिनका 9 महीने का जो पीरियड या 7 महीने 8 महीने 9 महीने जिनका पीरियड हो गया सर, उनको बूस्टर डोज के ऊपर भी सर एक बार विचार किया जाना। विचार क्या करना हो तो भारत सरकार ने कह दिया 10 तारीख को है सर। 10 तो है, 10 तारीख से स्टार्ट हो रहा है सर। 3 तारीख को है सर। 3 तारीख को 15 से 18 साल के बच्चों के लिए और 10 तारीख से हुआ सर। 10 को शुरू हो रहा। बूस्टर डोज आ गई उसके लिए? बूस्टर डोज तो ये जो पुरानी डोज जो है सर वही लगेगी तो हमारे पास अवेलेबल है। ओके ओके। जी सर। सर ये कि जो ओमिक्रॉन के जो इंस्टीट्यूशनल आइसोलेशन है सर उस पर भी विचार करना चाहिए सर। कलेक्टर बोल रहा था सर, ठीक है सर। जो ये ओमिक्रॉन के जो जीनोम सीक्वेंसिंग से आते हैं सर उसको अपने गाइडलाइंस है इंस्टीट्यूशनल आइसोलेशन के लिए। तो चूंकि ये बहुत ही माइल्ड होते हैं तो घरों में जो इंस्टीट्यूट वहाँ भी अनावश्यक रूप से जैसा बाहर पड़ ही रहा है। तो अभी जो है जब तक ये 10-15% है जो ये जो अभी जो है तो उनको हम भेजते भी हैं तो चूंकि एसिम्टोमेटिक होते हैं तो काफी विरोध करते हैं, तो इस पर भी विचार किया जा सकता है सर। ये कलेक्टर साहब भी फरमा रहे हैं सर कि अभी वर्तमान में भारत सरकार की जो गाइडलाइंस है उसके अनुसार ओमिक्रॉन पेशेंट जो भी होते हैं सर उनको किसी न किसी हॉस्पिटल में हमें एडमिट करना होता है सर। और अधिकांश ओमिक्रॉन पेशेंट सर बहुत ही माइल्ड सिम्टम के एसिम्टोमेटिक होते हैं, परंतु चूंकि भारत सरकार ने निर्देश दे रखे हैं तो हम इनको फिर RUHS में एडमिट कराते हैं। उनका काफी रेजिस्टेंस भी होता है सर। तो मेरी भारत सरकार में कंसर्न जॉइंट सेक्रेटरी से बात हो गई सर। उन्होंने कहा है कि हम इस पर विचार कर रहे हैं, शायद बहुत जल्दी रिवाइज डायरेक्शंस आ जाएंगे भारत सरकार से सर। ठीक है, ठीक है। नमस्कार सर। अभी आज की तारीख में मेरे ख्याल हम पहले की 2 जो वेव थी उनसे बेटर प्लेस्ड हैं सर, क्योंकि अपने पास अभी सभी के पास करीब 2 साल का अनुभव है कोरोना से लड़ने का। हमें आज सब पता है कि भी कंटेनमेंट जोन क्या होता है, ज्वाइंट एनफोर्समेंट टीम क्या है, सारा टेस्टिंग ट्रैकिंग सब कुछ अब उनको ध्यान है सर। सिर्फ अब यह है कि जो हमें ड्रिल पता है इस पूरी महामारी को रोकने के लिए अगले 15 दिन अपने लिए बड़े क्रूशियल हैं और इसको अपने वार फुटिंग पे हमें लड़ना चाहिए। 15 दिन चाहे वो टेस्टिंग बढ़ानी हो, चाहे वो ज्वाइंट एनफोर्समेंट टीम्स का जो घर घर जाके सर्वे करने का हो, ये सब हमें मेरे ख्याल बड़ा स्पीड से करना चाहिए और इससे ही अवेयरनेस भी होगा और इसको कंट्रोल करने में फायदा होगा सर। जहाँ तक सर एनफोर्समेंट का सवाल है, इसको आज जैसे ये नया साल वाला खत्म होता है सर, उसके बाद पूरा जैसे हमने पीक टाइम में एनफोर्स किया था उसी स्पीड से हम इसको एनफोर्स कराएंगे। धन्यवाद सर। शेष सर, वैसे सारी बातें काफी बार हो चुकी है और हम सब जानते हैं कि हमें क्या करना है। इसलिए पहला तो मेरा सभी अधिकारियों से यही निवेदन है कि जो आज इस मीटिंग में या पहले की भी मीटिंगों में जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित किया हम इसको गंभीरता से आज से प्रारंभ कर देना चाहिए, चाहे भले चिकित्सा विभाग हो, नगर निगम हो, JDA हो, कलेक्टर हो, पुलिस हो, एक्शन में हमें आज से ही आ जाना चाहिए। 2-3 बातें हैं सर, जैसे जोशी साहब ने भी फरमाया, दोनों बातें आपकी रिलेवेंट थी कि टेस्टिंग और ये जो पॉजिटिविटी बता रहे थे, तो हमें ये पता नहीं चल रहा था कि किस इलाके की कितनी टेस्टिंग है और वहां पे कितनी पॉजिटिविटी है। तो कलेक्टर साहब, जो आपने ग्राफ बनाया था जिसमें आपने जैसे एक पॉजिटिविटी दिखाई थी कि मानसरोवर से 35 आए, कहीं से 71 आए, कहीं से 52 आए, उसी ग्राफ में आप साथ में ये भी दिखा देते थे कि मानसरोवर में टेस्ट 465 हुए, उसमें से 35 आए, या वैशाली नगर में टेस्ट 1200 हुए, उसमें से 22 आए। तो उससे ग्रेविटी भी पता चलती है कि टेस्ट कितने थे और उसके हिसाब से कितने आए। तो हमें एरिया का भी पता चल जाएगा कि देखिए यहाँ टेस्ट कम थे फिर भी ज्यादा पॉजिटिविटी आई, और एक दूसरा इलाका ऐसा है जहाँ टेस्ट बहुत ज्यादा थे लेकिन पॉजिटिविटी कम आई। तो जो फोकस एरिया होना चाहिए हमारा वो होना चाहिए जहाँ टेस्ट कम हुए लेकिन पॉजिटिविटी ज्यादा आई। तो ये कंपैरिजन अपन उस हिसाब से कर लें। और वैक्सीनेशन का जहां तक सवाल है सर, सेकंड डोज वाला तो हमको पूरा हमारे पास टारगेट ग्रुप तैयार है, जो कि फर्स्ट डोज ले चुके हैं, उनके वो दिन भी तय हो चुके हैं। तो ये तो हम अभी इसी स्तर पे हम कर सकते हैं कि सारा फर्स्ट डोज जो ले चुके हैं उनको हम सेकंड डोज भी पूरा कर दें। मेन तो सर इसमें अब ये जागरूकता वाली बात, हम सभी बार बार वो जागरूकता की बात ही कर रहे हैं। तो जो अभियान है, और वो अभियान चारों तरफ से जो साफ फरमा रहे हैं कि जैसे कोई
आदमी नागरिक शहर में निकले तो उसको बोर्ड में वही दिखे, सुबह घर उसने अखबार पढ़ा तो अखबार में वही दिखे, रास्ते में उसने कहीं रेडियो सुना तो रेडियो में भी उसे वही दिखे, घर जाके शाम को वापस टीवी देखा तो टीवी में उसे वही दिखे, चर्चा वही हो। तो ये चारों तरफ से हम अभियान को केंद्रित करेंगे तो व्यक्तियों के जहन में आता है कि बात बहुत गंभीर है और वो सोचता हूँ कि हमें करनी चाहिए कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर, और फिर पुलिस की शक्ति एक दो समय देके इन सारी चीजों पे हमको कार्य करना है। धन्यवाद। ठीक है, यहाँ पर नगर निगम दूसरे वाला नगर निगम है, उनके सीईओ बैठे हैं सर। अवधेश सर नगर निगम हेरिटेज करना चाहेंगे आप? यस सर नगर निगम का सर जैसे बताया सर, जो प्रचार प्रसार का काम है सर, इसमें सर होर्डिंग्स बैनर्स वगैरह तो सर हम रेगुलरली करवा रहे हैं सर। एक जो हुपर्स पे आपने सर जिंगल्स का बताया सर, तो जो जिंगल्स की वो जो व्यवस्था थी हुपर्स की सर हमने अभी थोड़ी चेंज की है, उसमें नंबर ऑफ हुपर्स वगैरह भी हमने चेंज किया है सर। तो उसमें सर अभी जितने थे वो तो आ गए सर, 200 के अराउंड हुपर्स थे सर, हमने 100 हुपर्स और अभी हमारे 2-3 दिन में आ जाएंगे सर। तो वो नंबर ऑफ हुपर्स हमें बढ़ जाएंगे सर 300 हुपर्स, तो सभी पे साउंड सिस्टम चलेगा तो सर ज्यादा एक अच्छा इम्पैक्ट आएगा सर। बाकी सारी होर्डिंग्स पे सर अभी 10 हमने होर्डिंग्स कर दी है सर, पर हमारे पास 21 है टोटल होर्डिंग सर, जो सरकारी साइट से डीएलबी की और हमारी सर, उन सभी साइट्स पे हम ये पूरा ही कोविड का मटेरियल कर देंगे सर। और ये रोको टोको अभियान है सर, वो भी हम वापस शुरू कर देंगे सर। तो पहले सर हमने सिविल डिफेंस वाले लोग लिए थे जो अराउंड 100 जो हर ऑटोज में घूम के और रोक टोक रहे थे सर, तो उन लोगों को सर हम वापस एम्प्लॉय कर देंगे सर। एक सर जो ऑटोज के पीछे ऐड का आता है सर, हमने वो कर लिया है सर। तो हर ऑटो के पीछे जो ऑटोज बाजार में चल रहे हैं जहाँ पे भी, तो उनके पीछे सर हर जगह कोविड का वो ऐड लगवा देंगे सर। तो वो हमारी बात हो गई है सर। तो वो 2 दिन में जितने भी ऑटोज है शहर में सर, हेरिटेज के एरिया में, उन सभी में सर कोविड का ऐड लग जाएगा। तो जहाँ भी जाएंगे कोविड सर, तो सब जगह लोगों का एक कोविड का इम्पैक्ट आ जाएगा सर। और मास्क सर हमने 50,756 अभी बंटवाए हैं सर। तो मास्क सर हमें 1,40,000 सरकार से भी मिले थे सर, अभी कांग्रेस पार्टी के डोनेशन से भी आए थे सर मास्क। तो उसके अलावा और जितने भी मास्क होंगे सर वो भी हम जैसे, क्योंकि टूरिस्ट बहुत आ रहा है सर, अभी वर्ल्ड सिटी के अंदर भी बहुत आ रहा है और आमेर साइड भी बहुत आ रहा है, तो सर वहाँ पे भी हम डिस्ट्रीब्यूट करवा देंगे और सभी को मास्क में रहेंगे सर, ये इंश्योर कराना बहुत जरूरी है सर। तो कांग्रेस पार्टी से आए थे, आपने कांग्रेस पार्टी दिए थे? आए थे सर, आए थे सर। अर्चना जी ने डोनेट कराए थे सर, मर्दी ने दिए थे। सर वो यूएस से अर्चना शर्मा जी ने टाई अप करके 10 लाख मास्क मंगाए थे सर, और धारीवाल साहब ने फिर उसको सर हमारे को दिया था, तो हमने सबको बंटवाया। चलो एक बात है, कोई बात है, अच्छी बात है। चलो आप एक तो ये जयपुर में जो आप शो करोगे, ये जो प्रेजेंटेशन बात कर रहे हैं, उसका असर पूरे प्रदेश में जाएगा, क्योंकि मीडिया भी उठाएंगे लेगा उसको, और बातचीत में जब बात चलेगी, फैलेगी बात, बहुत पब्लिसिटी होगी, तो पूरे प्रदेश का अपना मकसद का भी हल हो जाएगा। तो जो आप बोल रहे हो दोनों सीईओ जो सामान, तो मैं चाहूंगा कि आप अपने हिसाब से, जरूरी नहीं कि आपने अभी सुझाव दिए, उसके अलावा आप कुछ कर सकते हो। डीपीआर बैठे होंगे यहाँ पर, उनको चाहिए कि आप बोलिए, कुछ कहना चाहते हैं? नहीं सर, अभी तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा सर, अभी तो हुपर्स के मार्फत ही हो रहा है सर कोविड का, और वैक्सीनेशन के लिए सर हम प्रिंट मीडिया पे दे रहे हैं सर विज्ञापन जो अप्रूव कराया है सर। और विज्ञापन तो एक बात है, उसके अलावा आप जो है वीकली, फोर्टनाइटली, एफएम, जो भी एफएम की बात, एफएम भी बड़ा पॉपुलर है, तो एफएम के अलावा भी जो आपके टीवी भी जो भी कर सकते हैं ना, आप रोज का विज्ञापन जारी करना चाहिए आपको। ठीक है सर। यहाँ सीएमए जो 1 या 2 है जयपुर में, या 1 बैठे 2 बैठे हैं, तो दूसरे बोल क्यों दे रहे हैं फिर? नमस्कार सर। नमस्कार सर। मैं कोरोना के बारे में जो हमारी जो स्ट्रेटेजी सर इस समय जो मेन जो रहेगी सर, वो सर 2 तरह की रहेगी स्ट्रेटेजी, कि हम सैंपलिंग के संबंध में सर हम एक प्रोएक्टिव करके हम 2 मोड में काम करें। एक पैसिव मोड होता है सर, एक एक्टिव मोड होता है। पैसिव मोड में सर हम जो हमारी जितनी भी जो हमारी जो सीएससी हैं, पीएससी हैं, सब सेंटर हैं, हॉस्पिटल हैं, वहां जो लोग सर जो ओपीडी में सर जो आ रहे हैं, क्या है कि जो पेशेंट, और उनका क्या है कि सर टेस्ट इतना नहीं हो रहा। अभी मुझे क्या है कि अभी जो आपने कहा कि अभी जयपुर में क्या है कि 4,000 टेस्ट होंगे, तो उसके बढ़ाने के लिए सर मैंने स्ट्रेटेजी कर ली है, क्या है उसके लिए मैं कह भी चुका हूं। तो जो
ओपीडी में जो माइल्ड आईएल है, जो भंडारी साहब ने बताया था कि जैसे ओमिक्रॉन के क्या है जो सिम्टम्स है, गले में खरांश है, थोड़ी सर्दी खांसी जुकाम आते हैं, जिसमें पेशेंट क्या है कि जनरली इग्नोर करता है क्या है कि, तो ऐसे पेशेंट को हम क्या है कि मस्ट बी कन्फर्म, चाहे वो रैपिड एंटीजन टेस्ट हो चाहे आरटीपीसीआर टेस्ट हो, उनकी एक तो टेस्टिंग करवाएं। सेकंड, एक हम क्या है कि हमने टीमें बना ली हैं, वो टीमें जैसे हमारे जयपुर सेकंड में हमारे 148 टीमें हैं, उसको और भी बढ़ा देंगे, तो वो घर घर जाके वहां पे सर्वे करें और वहां पे जो माइल्ड आईएल केसेज हैं उनको आइडेंटिफाई करें, और आइडेंटिफाई करके उनको पहले तो उनको मेडिसिन दें, जो भी मेडिसिन है, जो हमारे एजिथ्रोमाइसिन, लियोसिट्रिजिन, विटामिन सी, जिंक, जो पैकेज जो हमने बनाया है पैकेट, वो दें। दूसरा, उनके घर घर जाके उनके जो भी माइल्ड आईएल है उनको क्या कि टेस्ट करें, क्योंकि जितने ज्यादा सर टेस्ट होंगे हम उनका अर्ली डिटेक्शन करेंगे। अर्ली डिटेक्शन का ये फायदा है कि अर्ली डिटेक्शन जितना जल्दी किया जाएगा तो केसेज, जो पॉजिटिव केस जितना जल्दी हमें मिलेंगे उनको उतनी जल्दी हम होम आइसोलेट करेंगे। यदि हम होम आइसोलेट जितना जल्दी करते हैं तो सर वो कम्युनिटी में कम जाएंगे, कम्युनिटी में यदि कम जाते हैं तो लोगों को स्प्रेड कम करेंगे और वहां जो ट्रांसमिशन चेन है वहां सर वो रुक जाएगी। तो हम सर अत्यधिक सैंपलिंग हम करेंगे। दूसरा है कि सर वैक्सीनेशन, जैसे अभी जयपुर में हमारे मेरे 98% सेकंड जो फर्स्ट वैक्सीनेशन हो चुका है, सेकंड वैक्सीन में 69% हो गए। तो सर वैक्सीन का यह है कि हम इस जो वायरस की जो फैटेलिटी रेट है, जो इसकी मोर्टेलिटी रेट है क्या है कि वो कम हो। मतलब एक इश्यू यही नहीं है सर कि इन्फेक्शन तो हो सकता है, कोई बात नहीं है कि हम सभी बैठे हैं सर्दी खांसी जुकाम हो जाए, लेकिन किसी को मरने का डर नहीं हो, मृत्यु कम हो, क्योंकि जहां मृत्यु ज्यादा होने लग जाती है सर वहां क्राइसिस पैदा हो जाता है क्या है। तो वैक्सीनेशन सर जितना ज्यादा होगा, हम इसको सर 31 जनवरी तक हम 100% क्या है कि जयपुर में सेकंड वैक्सीनेशन करेंगे। तो जितना वैक्सीनेशन होगा डेफिनेटली सर वो, यदि किसी की बीमारी भी हुई तो वो माइल्ड सिम्टम के रूप में होगी या एसिम्टम होगी और डेथ वगैरह नहीं होगी सर। तो हमारी सर ये स्ट्रेटेजी है क्या है, और हम बिल्कुल निरंतर प्रयास है, और आने वाले दिनों में सर जयपुर में बिल्कुल हमारी कोशिश रहेगी कि हम कोरोना का जो ट्रांसमिशन है, जो नंबर ऑफ केसेस है, इनको बिल्कुल डिक्लाइन लेवल पे लाएंगे और वैक्सीनेशन में 100% करेंगे। धन्यवाद सर। ठीक है। एक तो ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी, धर्मगुरुओं को, एनजीओ को, पॉलिटिकल पार्टी को जो पिछली बार इन्वॉल्व किया था हम सब ने, उचित ढंग से सबको साथ लेके चलना चाहिए। नंबर 2, दोनों मेरे साथ बैठे हैं, हाँ एक अभी आपका नंबर आ रहा है, चिंता मत करो। तो मैं ये कह रहा था पार्षदगण आपके जो हमारे एमएलए साहब बैठे हैं, मंत्री जी, अपने भी क्षेत्र के पार्षदों की मीटिंग आप लोग रहो मेयर साहब के साथ में, उनको इन्वॉल्व करना चाहिए वार्डों के अंदर। चारों ओर से हम लोग करेंगे तब जाकर वो बात नीचे तक पहुंचेगी। पार्षद की बड़ी इंपॉर्टेंस होती है वार्ड के अंदर, तो उसको भी जरा आप अपने इन्वॉल्व कर लीजिए। आप पहला बोलिए उसी। सबसे पहले तो सारी बातें हो गई, लेकिन मेरा मानना है कि ना जितने टूरिस्ट ज्यादा आ रहे हैं जयपुर की तरफ, सबका आकर्षण है, सबसे पहले हमें वो करना चाहिए, क्योंकि यहाँ के लोगों को संभालना तो हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन जो बाहर के लोग आ रहे हैं उनका कैसे वेरीफाई करेंगे वो लोग कोरोना लेके आ रहे हैं या यहाँ से ग्रसित होके आ रहे हैं और घूम रहे हैं, पार्टीज कर रहे हैं। तो पर्टिकुलर एक समय पे हमें उस पर भी डिसीजन लेना चाहिए। और बाकी तो हॉस्पिटल्स हो, सभी अलग अलग डिपार्टमेंट सारे वर्क देख रहा है, लेकिन इस पर सख्ती करना भी बहुत जरूरी है। धन्यवाद सर। ठीक है। नमस्कार सर। पहली बात तो आपने बताई दी कि 100% वैक्सीनेशन के लिए पार्षदों का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है। बीच में सर जब स्टार्ट हुआ था हमारे पार्षदों ने अपने वार्ड में कैंप लगाए थे, लेकिन बीच में पता नहीं किसने कैसे आदेश दिया कि पार्षदों के कहने से वैक्सीन कैंप नहीं लगाए जाएंगे। इससे बहुत पार्षदों में हताशा हुई सर, और ये काम रुक गया। अब मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार फिर से अगर परमिशन मिलती है, क्योंकि पार्षद खुद बहुत एक्साइटेड है, अपनी पॉपुलैरिटी भी चाहते हैं और जनता का भला भी चाहते हैं, तो अगर ये शुरू हो जाता है तो मैं समझती हूँ 250 वार्ड है, 100% वैक्सीनेशन हो जाता है। दूसरा सर, अभी जैसे अखबार में आया कि बच्चों में कोरोना पॉजिटिव के केस बढ़ रहे हैं, इससे अभिभावकों में बहुत हताशा है सर। हमारे पास में
मेरे पास खुद के पास बहुत फोन आ रहे हैं कि जो गाइडलाइन आप लोगों ने जारी की है कि ऑफलाइन एंड ऑनलाइन, बहुत से स्कूल इस गाइडलाइन की पालना नहीं कर रहे हैं और बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस के लिए वो मजबूर कर रहे हैं। तो सर ये गाइडलाइंस को फिर से रिमाइंड करा जाए, और मैं समझती हूँ कि इसी से काफी कंट्रोल हो जाएगा, क्योंकि एक बच्चा घर आता है तो घर के 4-5 मेंबर्स को इन्फेक्टिव करता है। तो इस पर थोड़ा सा आप ध्यान देंगे। दूसरी बात सर, आपने होर्डिंग्स की बात कही, बहुत अच्छी बात थी। अभी 5-7 दिन पहले भी सर मैं झोटवाड़ा जोन में मैंने होर्डिंग्स हटाए थे। पब्लिक ने बहुत विरोध किया, सारा घेर लिया हमने, लेकिन फिर भी हमने 7 दिन का टाइम दे करके उनको छोड़ दिया। आज आपने ये बात रखी है तो इससे हमें मोरल बहुत सपोर्ट मिलेगा, और हम सर आपसे वायदा कर रहे हैं कि 15 दिन में जो आपकी इमेज है जयपुर के लिए उसे हम पूरा करके दिखाएंगे। और थर्ड बात ये सर, अभी जो आप माइक से एडवर्टाइज करने की बात थी, हमारे 10 दिन से हमने जितने हमारे CSI है उनके GPS लगा दिया है और रिकॉर्डिंग करके कि मास्क लगाना जरूरी है, कोरोना का ध्यान रखें। ये कंटिन्यूस सर सुबह से लेके शाम तक बीच बीच में कंटिन्यूस वो चल रहे हैं। ठीक है, वेरी गुड, थैंक यू सर। कुछ कहना चाहेंगे दत्ता जी? ये क्या कहा मेरे साहब? उसके लिए क्या सर होर्डिंग वाला आदेश? सर जो होर्डिंग वाला झोटवाड़ा कर मैं चेक करा लूंगा सर। आपने जो फरमाया उस हिसाब से मैं पॉलिसी भी जल्दी बनाने का प्रयास करूंगा सर। अपना फरमाया सर। सर ठीक है, ओके, पॉलिसी बन जाएगी फिर आप देख लें। ठीक है, हाँ सर। जितनी जगह होती है पॉलिसी तो है, सख्ती करनी है। आप लोगों को सपोर्ट आ जाएगा सर, तो पब्लिक को भी मैसेज हो जाएगा कि हटा नहीं है, अनऑथराइज्ड जितने भी होर्डिंग्स है वो हटा नहीं है। वो पूरी पॉलिसी बना के फिर कैंपेन चला दीजिए। हाँ सर, अनऑथराइज्ड के लिए हम लोग DLP से इंस्ट्रक्शन निकाल देंगे सर। जो अनऑथराइज्ड बिल्कुल ही अनऑथराइज्ड लगे हैं उसके लिए ऑर्डर निकलवा देंगे। पर्टिकुलर साइज से ऊपर, जैसे 1/7 साइज के ऊपर जो भी लगे हैं पर्टिकुलर अनऑथराइज्ड, उनका इंस्ट्रक्शन दिया। पॉलिसी में डालो, आप साइज डालो उसके अंदर, खूबसूरती कैसे हो, कौन सी चौराहा है, कौन सी जगह है, किस चौराहे पे किस जगह पे किस साइज के होर्डिंग लगेंगे, पॉलिसी वहां तक जाना चाहिए। बेतरतीब लगे रहते हैं, कोई बड़ा कोई छोटा, कोई मतलब नहीं। और वो साइज बड़ा, हाइट कौन सी होनी चाहिए, पॉलिसी का मतलब वो है। ऐसा नहीं कि आप खाली बस साइड सेलेक्ट कर दिया आपने और क्या कहा था दूसरी बात? सर स्कूलों की बात की थी मैंने, और वैक्सीनेशन के पार्षदों को कैंप लगवाने की इजाजत देने की। पार्षद को मना क्यों किया गया होगा, सीएम साहब बताएंगे? मना इसलिए हुआ, क्योंकि कॉम्पिटिशन सीएम साहब मना इसलिए हुआ था कि दोनों ही कांग्रेस बीजेपी के पार्षद मना हो गए थे, क्योंकि आप वहां पे पॉलिटिक्स चालू हो गई, अखबारबाजी हो गई, हंगामा होने लगा बेवजह। क्योंकि हमारे हर वार्ड में जयपुर में डिस्पेंसरीज है, एक नहीं 2-2 3-3 डिस्पेंसरीज है। अरे वो कैंप अलग लगा रहे होंगे, वो क्या आपस में कॉम्पिटिशन लड़ने लग गए, तो उसका कोई गलत कंट्रोल। CHC सेंटर जो है ना गवर्नमेंट के सेंटर पे लगाए, वहाँ के MLA साहब सहयोग कर देंगे। नहीं सर, वो वहाँ जाना ज्यादा पसंद इसलिए नहीं करते क्योंकि वो जो लोकल जो है वहाँ पर हर एज के आदमी आसानी से आ जाते हैं, और पार्षद वहाँ पर खड़ा रहता है, उसके निर्देशन में वो एक को लगवाता है, पहचान भी होती है हर व्यक्ति से। तो ये सर फैसिलिटी थोड़ी मिल जाती है। वहाँ कॉम्पिटिशन ज्यादा, प्रताप जी सही कह रहे हैं, वहाँ कंपटीशन रहता है कांग्रेस नहीं सर, उसमें वो थोड़ा पॉलिटिकल हो जाता है सर। इसका एक्सपीरियंस जो है ना हो जाता है, वो बैठ रहा सर जयपुर में। हम सब ने यही संज्ञान लेके किया, हम सब ने आपस में ये बात करके कई जगह आपस में झगड़े हो जाएंगे सर। CSC PSC पे चलते रहे सर। सर हमारी नोटिस में आया नहीं है सर, हो सकता है कहीं ये कह रहे भावना अच्छी है, लेकिन वहाँ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। इसको दिखवाते हैं, संभव होगा तो फिर दिखवाते हैं। तो इसमें आपके निर्देश से ऑलरेडी ये व्यवस्था तो अपन ने कर रखी है कि कोई भी जना 10 लोग इकट्ठे करके 181 पे रिंग कर दे तो उसमें तो कोई पाबंदी ही नहीं है। वो चाहे पार्षद मोटिवेट करे या कोई भी मोटिवेट करे। आप समझ गए, 181 पे फोन करके बुला लीजिए वहाँ। ओके सर। और एक प्रॉपर कैमरे कंप्लेन होता होंगे बीजेपी का। हाँ सर। वो अभी इस माहौल में नहीं हो तो अच्छी बात है, पर अगर फोन करेंगे 181 पे, हमारे 25 लोग खड़े हैं यहाँ पर। ओके सर। तो वो आ जाएगा वहाँ। राइट सर, ऐसा हो जाएगा। दिस इज इतना अनाउंसमेंट कर दिया पूरे प्रदेश के लिए। तो मैं इसी बताओ कुछ बोलना है।
सभी अभियान तो हम चला, दो बातें कहना चाहता हूं मैं तो। एक अभियान तो हमें चला ही रहे हैं पब्लिसिटी का, इसके साथ ही हम ये कर रहे हैं सरकार के जितने विज्ञापन अखबार में जा रहे हैं उसमें कोरोना का एक मैसेज जरूर साथ में जाता है उसमें, चाहे वो टेंडर जा रहा हो, कुछ भी जा रहा हो। ठीक है, वो डीपीआर ही तय कर ले उसका बना के मैसेज, वो मैसेज साथ में जरूर उसके अंदर छपे। ठीक है। दूसरा मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आगे की परिस्थिति के लिए अगर ये आगे बढ़ता है तो हमको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि अस्पतालों में आम पेशेंट की ज्यादा भीड़ नहीं होवे। हम ये इंतजाम रखें कि अगर ये ओमिक्रॉन बढ़ता है या कोरोना बढ़ता है, हम सामान्य जो बीमारियां हैं उनके लिए लोकल स्तर पर डिस्पेंसरी है कि वहां कोई हमको अस्थायी बनानी पड़े, लेकिन ये जो बड़े अस्पताल पे हैं इन पे अनावश्यक भीड़ नहीं बढ़े जिससे यहाँ वो स्प्रेड नहीं करे एक दूसरे से। डिस्पेंसरी का टाइम बढ़ा सकते हैं, हम दिन भर खोल सकते हैं, लेकिन लोकल लेवल पे सारी छोटी मोटी बीमारियों का इलाज उसी लेवल पे हो जाए। ये दो बातें करना। ठीक है, थैंक यू। नहीं, अभी जो सेलिब्रेशन हो रहा है रात को, उसमें कोई कमेंट नहीं आपका? 1 तारीख से करना, 3 तारीख से करना? 3 तारीख से करना सर। 3 तारीख से करना मेन तो। चलिए, आप जा रहे हो प्रताप सिंह जी? नहीं, मैं तो नहीं जा रहा। वेट कर दो, अभी से कर दो, उठते ही साहब मजाक प्रैक्टिकली है कि 3 हमको टाइम देना चाहिए सर। 3 तक ठीक है। 3 ठीक। तो रात को दूध पिलाने नहीं जाओगे? नहीं पार्टी दूध की पूछ रहे, दूध में जाते हैं, दूध में तो जाता ही है लेकिन ज्यादा बड़ा दूध का भी नहीं होना चाहिए साहब। दूध का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया सर। कर दिया सर उन्होंने दूध वाला प्रोग्राम। दूध वाला प्रोग्राम सर जो यूनिवर्सिटी गेट पे करते थे, एक बार आप भी पधारे थे, तो वो प्रोग्राम कैंसिल कर दिया क्योंकि वो दूध के लिए वो मास्क हटाना पड़ता है, फिर वो दूध पीता है तो वो इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा रहते हैं। ये डॉक्टर साहब भी तो उसके प्रेरणा पुरुषों में से एक हैं साहब। डॉक्टर साहब और कटेवाली सब उसमें। हाँ सर, वो कल ही निर्णय लिया। प्रताप जी खुद ही दूध पिला रहे थे लोगों को। लगभग सारे प्रोग्रामों में गया हूँ मैं साहब। अच्छी बात है। प्रताप जी बोलिए आप। इसमें कोई दोहराई नहीं, दहशत जबरदस्त है और इसके लिए एक आदेश तो आज जारी होना ही चाहिए, स्कूलें तो बंद करनी चाहिए। ये स्कूलों में जैसे ही बंद होगी लोगों में दहशत भी बढ़ेगी। लोग आप जो चाहते हैं कि बिहेवियर करे वो सब मानेंगे, आपका प्रोटोकॉल जो भी लागू करोगे, क्योंकि वास्तव में दहशत है और ये बच्चों से ही ज्यादा फैलता है। जैसे स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी एक बार सिर्फ चाहे 7 दिन ही आप बंद करो तो लोगों को पता चलना चाहिए गवर्नमेंट कितनी सीरियस है। गवर्नमेंट ने बड़ा एक्शन लिया क्योंकि सुबह ऑटो, बस, सब साधनों में आपको बच्चे भरे हुए मिलेंगे, एक ऑटो में। तो क्या करना, क्या आप क्या कहते हैं? स्कूल बंद करने चाहिए, बंद करने चाहिए, स्कूल बंद करने चाहिए। अभी बंद, अभी चालू है भगवान जी। अभी विंटर वेकेशन चल रहा है सर, 3 तारीख से प्रारंभ होने वाले थे सर। मतलब अभी छुट्टियां चल रही हैं और 3 जनवरी से प्रारंभ होने वाला है। स्कूल 3 तारीख नहीं खोला आपका मतलब? मेरा मानना ये है स्कूल अभी 10-7 अभी बंद है, छुट्टी है अभी तो। अभी 3 दिन बाद खुल जाएंगे सर, 3rd से खुल जाएंगे फिर से। 3 तारीख। हाँ सर, तो बंद अभी तो बंद है, पर सर आगे बंद करना चाहिए, एटलीस्ट 15 दिन के लिए तो करना ही चाहिए सर। स्कूल बंद करने से एक हुक्म क्या होता है, जैसे ही आप स्कूल बंद करते हो, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, या सकती हो, यहाँ भीड़ ज्यादा, सब ज्यादा इन्हीं जगहों पर है, और एक बार आप रेस्ट्रिक्ट करोगे तो लोग, आपका जो आदेश जाएगा उसमें सब लोगों में डर भी है, ऐसा नहीं है डर नहीं है, डर है। मान लीजिए जैसे ही ये शुरू हुआ, रोज अखबार में खबर आती है, टीवी पर आती है, तो मैं भी जैसे भीड़ में रोज मिलता हूँ, अभी सुबह मिल रहा था तो खुद लगा लूंगा मास्क, तो डर तो सबको लगता है कहीं हो नहीं जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाए। तो उसमें प्रताप सिंह जी फिर अभय कुमार जी, कोई अब मैं थोड़ा असेसमेंट कर लें कि जैसे पंजाब ने किया, तनख्वाह रोक दी कर्मचारी, अपन वो नहीं कर रहे हैं। कई लोगों ने एंटी माल वगैरह में एंटी बंद कर दी है बिना वैक्सीन के। उसी ढंग से आपको ये फैसले करने पड़ेंगे। भाई स्कूल के बच्चों की स्कूल अगर बंद करनी है तो वही बाद में खोलेंगे, तब भी उनके माँ बाप का भी वैक्सीन होना जरूरी है। ये कुछ आपको फैसले करने पड़ेंगे। जी सर। तब जाके लोग मानेंगे। फिर थोड़ी कड़ी तो करनी पड़ेगी। देखो, एक बात समझानी पड़ेगी लोगों को। जैसे आप ये मान लीजिए, आपको मैं तो नहीं लगाऊंगा, आपको अधिकार नहीं मना करने का कानून के हिसाब से, क्योंकि आप खुद संक्रमित हो, आपको नहीं मालूम पड़ रहा, आप एसिम्प्टोमेटिक हो। आप जहाँ जा रहे हो आप फैला रहे हो, अपने परिवार में भी, बाहर भी फैला रहे हो। इसलिए आपको अधिकार नहीं किसी इंसान को क्या मैं तो नहीं लगवाऊंगा भाई,
कानून के साथ मेरे ख्याल क्या अभी कुमार जी सर, वो जो हमने एग्जामिन कर लिया सर, मेघालय हाई कोर्ट का एक फैसला भी था, उसके अनुसार जो भी प्रावधान कर सकते हैं हम कर देंगे सर। हाँ जी सर। मेरा मतलब कि ये जो है ना हमें दबाव देना पड़ेगा लोगों के ऊपर, क्योंकि अपन फैलता बहुत ज्यादा है। तो बोलो आप राजकुमार। सर, बहुत विस्तार से डॉक्टर्स ने और प्रशासनिक अधिकारियों ने पूरा बताया है। इसमें सर जो होम सर्विलेंस वाली चीज है, जिसमें जो आइसोलेशन होते हैं और जो जिस एरिया में ज्यादा निकलते हैं उसके आसपास टेस्ट ज्यादा हो जाएं, एक तो। और अभी सर ग्रामीण क्षेत्र में काम नहीं होता, एक कोई जनता खड़ी रहेगी, ये भी जनता बड़ा, ये उनका काम कर रहे हैं सर। ग्रामीण क्षेत्र में अभी हमारी जो ओपीडी है लास्ट ईयर से 5-7% कम है हमारी 6-7 तहसीलों में। और जैसे मैंने बात की है तो कहीं पर ऐसा नहीं आ रहा कि भाई बहुत जैसे एक नॉर्मल है, मगर अभी सर ये जो अपने मल मास के बाद ब्याह शादी जब खुलेंगी तब हमें ऑब्जर्वेशन करके सर उन सारे एरिया में दोबारा जो शादी में जो 200 आदमी का या जो ये इस तरीके की रिस्ट्रिक्शंस, एक तो। दूसरा सर जो अभी हम एयरपोर्ट पे भी सख्ती करें, और जो हमारी रेलवे की से जैसे दिल्ली से और महाराष्ट्र से जो ट्रेन आ रही हैं उनको, और बस स्टॉप पे भी अभी से सख्ती कर लेंगे तो जो ज्यादा जो दिल्ली से मूवमेंट है, हरियाणा से मूवमेंट है, उनका अपने को यहाँ उसके टेस्ट होंगे तो ज्यादा बेनिफिट आएगा सर। ठीक है। और ये राजेंद्र जो आप कह रहे हो सख्ती करें एयरपोर्ट पे और रेलवे पे, तो ये किसका काम है? नहीं, मेरा मतलब कि पुलिस और CMHO मिलकर करें, कैसे करेंगे? एयरपोर्ट पे जो लोग आ रहे हैं ना, तो ये बड़ा मैसेज गलत जा रहा है कि वहाँ कोई पूछने वाले नहीं, सब लोग आ रहे हैं, बाहर से आ रहे हैं। ज्वाइंट एनफोर्समेंट टीम जो है ना सर, जी उनका काम है सर, वो जो बनाते हैं, एक वहाँ भी लगेगी सर, डीएम देखेंगे उसको। तो सर इसमें निवेदन कर रहा हूँ कि एयरपोर्ट के अंदर तो क्या सर, जिनको हमने जांच के लिए जो लगा रखे ना साहब, तो हर आज जैसे उस दिन बात हुई थी सर, उसमें क्या था सर, पहले हमने कुछ टीचर्स को लगा रखा था, वो एक आदेश से सारे टीचर्स हट गए थे। उसके बाद में हमने कुछ क्लर्क को लगाया था, कुछ ने ज्वाइन नहीं किया था, बट हमने फिर मेडिकल डिपार्टमेंट की टीम लगा के अब सुचारू रूप से हो रहा है सर। कोई भी आदमी को हम रोक रहे, कुछ सेलिब्रिटीज और कुछ जो मान लो VIPs वगैरह आते हैं सर, उनको जो अडानी ग्रुप के जैसे मान लो आदमी होते हैं वो साइड से निकाल ले जाते हैं, कई बार उसमें थोड़ी मोटी बात होती है सर। पर अब 100% सभी को चेक करते हैं। पर मैं जैसे निवेदन किया ना सर कि गाइडलाइन नहीं है सर, गाइडलाइन तो अभी कुमारी आप वो चेक करने का क्या है कि एक सिंगल डोज का पहले कर रखा है, तो हम उसमें करते हैं। कलेक्टर साहब, मैं और DGP साहब अभी गए थे, तो हालांकि ठीक है, आप हमने तो यही कहोगे साहब आप तो VIP थे इसलिए निकाल दिया, पर वो हमने वहाँ आम आदमियों को भी देखा तो ऐसा कोई लगा नहीं जैसे कोई किसी से पूछा जा रहा है, या कोई वहाँ कोई जगह है, या कोई काउंटर बना हुआ है, या कोई अलर्ट है, लगा नहीं। ये तो 2-3 दिन पहले की बात है। जो बाहर से आते हैं ना सर, उस काउंटर पर है जो अपने बैगेज काउंटर होते हैं ना सर, वहाँ अपनी टीम लगा रखी है, वो बेल्ट लगा रखी है कि उधर से निकलेंगे, जाने वालों का नहीं है सर यहाँ से। नहीं, हम दोनों की बात करें, जो जाता वाता भी हम गए थे तो आए भी तो थे भाई। आपको सर वो साथ लेके निकल गए सर। इसमें तो जाने वालों के लिए टेस्टिंग है, न आने वालों की टेस्टिंग है, कोई टेस्टिंग नहीं है सर। इसको क्लियरिफाई कर देता हूँ, 0 है गाइडलाइंस में। तो अभी सिर्फ जैसा कलेक्टर साहब बता रहे थे कि जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे जो बाहर से लोग आ रहे हैं सर, इंडिया से बाहर के, उनके लिए प्रावधान कर रखा है। डोमेस्टिक ट्रैवलर्स के लिए अभी तक निर्देश जारी नहीं किए हैं। ये बात सही कह रहे हैं कलेक्टर साहब, क्योंकि उसमें ये लिखा था सर कि जो बाहर से आ रहे हैं उनके लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की टीम होगी, और जिस जिले में जा रहे हैं वहां के जिला कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट को वो सूचित करेंगे। जांच क्या करनी होती है उनकी? वो सैंपल लेनी पड़ती है सर। नहीं, 2 बातें देखो, एक तो ये है एंट्री तब होगी तब RT-PCR टेस्ट करा क्या होगे। ये अगर हम धमकी देते हैं, एडवाइस जारी करते हैं, SOP जारी करते हैं, तो काफी लोग तो जैसे बॉम्बे जाते हैं तो कई लोग करवा के इसलिए जाते हैं भाई कि वहां तो आदेश निकला हुआ है। तो आप इसमें सोच लो कि हम जो आने वालों के लिए वो खुद करा के आए, वहीं से करा के आए, ये हो सकता है।
जैसे गाइडलाइन जारी हो जाएगी ना, तो सर जो इंडियन एयरलाइंस हैं, जैसे एयरलाइन से मैंने मीटिंग की थी सर, तो अपने जैसे कई ने कर रखा है, जैसे बॉम्बे ने हो रहा है कि डबल वैक्सीनेटेड की सर्टिफिकेट नहीं होगी या आरटीपीसीआर नेगेटिव नहीं होगी तो एंट्री अलाउ नहीं है, इसलिए वहां जाने वाले पहले डबल वैक्सीनेशन या आरटीपीसीआर करा के जाते हैं। अपने यहाँ वो गाइडलाइन डोमेस्टिक के लिए नहीं, इंटरनेशनल के लिए तो सर आप अपने जो एयर पोर्टल है, एयर सुविधा पोर्टल है सर, उसमें अपने को बिल्कुल लिस्ट मिल जाती है सर, हम निकाल लेते हैं उसको, और हर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भी निकाल सकता है कि उनके यहाँ कौन कौन आदमी आ रहा है, क्योंकि उसमें सैंपल दे के उनका मैंडेटरी है, जब भी वो बोर्ड करेगा उस एयर सुविधा पोर्टल पर आरटीपीसीआर नेगेटिव प्लस उसका डिटेल डालता है सर। पर ये डोमेस्टिक के लिए अपने अभी दिक्कत। तो इसको देख लीजिए भगवान जी क्या करना चाहिए। नहीं, इसमें सख्ती से कराओ सर, बाहर से आ रहे हो दो वैक्सीन कराओ, वो वैक्सीनेट हो या फिर जो है वो एयरपोर्ट पे फिर भी संभव हो जाएगा, पर स्टेशन में कैसे होगा? रेलवे स्टेशन पर सर, रेलवे स्टेशन पे भी हो जाएगा। गुवाहाटी हम लोग उतरे थे तो वहाँ उन्होंने रोक लिया था, सबके कागज देखे थे, 3-4 लोगों को आइसोलेशन में डाला था। कहाँ पर? गुवाहाटी सर। थोड़ा सा काबी कर लेंगे तो सर लोग आप देख लो, आप क्या कर सकते हैं। जी सर। और पंत जी, आप जो जयपुर इंचार्ज है, तो एक बार आप अपने हिसाब से पूरा रिव्यू करके बाद में देखिए क्या कर सकते हैं। और रफीक जी और अमीन जी बोल जाए, फिर धारीवाल जी और कटारिया जुड़े हुए हैं, वो बोलेंगे उसके बाद में। थोड़ा सा एक सुझाव था सर कि हमारे तकरीबन फर्स्ट डोज 99.1% हो गई और सेकंड डोज में हम करीब 68 से 70% के आसपास हैं। तो जयपुर का जो गैप है वो तकरीबन 20 से 22% है जिनको सेकंड डोज नहीं लगी। वो आबादी के हिसाब से करीब 10 लाख लोग हो जाते हैं। तो 10 लाख लोगों को हमने टारगेट किया है कि हम 31 जनवरी तक वैक्सीनेट करेंगे। मेरा इसमें सुझाव यह है कि जिन लोगों ने फर्स्ट डोज जो लगाई है उनके हमारे पास नंबर हैं, मोबाइल नंबर भी हैं, तो उनको जोन वाइज सेग्रीगेट कर दिया जाए, जैसे भी अपन म्युनिसिपल वार्ड के हिसाब से, और उनको एम्फेसाइज करके तुरंत वैक्सीनेट कराया जा सकता है। मतलब अगर उनको जोन वाइज कर दें तो वो जल्दी हो जाएंगे। उसमें तकरीबन मैं समझता हूँ 30 से 40 हजार का भी एवरेज हमने निर्धारित किया है, लेकिन वो ज्यादा भी किया जा सकता है। दूसरा, जैसे सर ने कहा कि भाई ये जो 3 हमने विचारणीय बिंदु जो बताए थे, जिसमें हम आने वाले 3 तारीख के बाद में बहुत सारा फ्लो दरगाहों में, मस्जिदों में और मंदिरों में बढ़ने वाला है, उस पे हम अभी से संज्ञान ले लें तो भी वो ठीक रहेगा, क्योंकि आगे फिर अब शादियां भी शुरू होने वाली हैं और जो अभी शादियां चल रही हैं उस पे भी अनलिमिटेड गैदरिंग हो रही है। वस्तु स्थिति यह है कि बहुत लोग इन शादियों में अटेंड कर रहे हैं और बहुत कंजेशन वाला एरिया शहर में है, तो इस पे थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है सर। बाकी आप सब लोगों ने जो डिस्कशन करा वो काफी ठीक है और मैं समझता हूँ कि अब निर्णय लेने की थोड़ा कठोर कदम उठाने की हमको आवश्यकता है। थैंक यू सर। ठीक भाई। सर, टेस्टिंग का नंबर कम है सर, जो 15 दिन पहले 4000 थे वो अभी भी 4000 ही है सर, तो वो हमें बहुत ज्यादा उससे बढ़ाना चाहिए सर, क्योंकि अभी ये जो आज जो आए हैं सर, ये कोई रैंडम उसमें नहीं आए, ये तो जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग थी ना उससे ज्यादा पेशेंट उन्हीं लोगों की, तो वो ऑब्वियसली उसमें आने ही थे। तो जो पॉजिटिव हैं उनको हम टारगेट करेंगे, उनकी फैमिली मेंबर्स को एटलीस्ट 20-20 आदमियों को हम टेस्ट करें। जैसे एक आदमी पॉजिटिव आ गया तो उसके सराउंडिंग के 20 आदमी जरूर टेस्ट करें। और उसके अलावा जैसे अभी डॉक्टर अग्रवाल बोल रहे थे कि जो ओपीडी यूनिट्स हैं, जैसे एसएमएस में बहुत बड़ा ओपीडी नंबर है और बाकी हॉस्पिटल्स में ओपीडी नंबर है, तो उनको भी अगर हम टेस्ट कर लेंगे तो उनमें प्रोबेबिलिटी ज्यादा है और वो एक बहुत आसानी से कैच हो जाएगा। बाकी जगह तो अपन फैलेंगे तो जाएंगे, लेकिन वहां हम बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं। जो पेशेंट आ रहे हैं हॉस्पिटल्स में, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, उनको भी हम साथ के साथ अगर टेस्ट कर लें। दूसरा सर, वैक्सीनेशन की बात है सर। वैक्सीनेशन 2 डोज की तो हम सब बात कर रहे हैं। अभी जो पेशेंट हमारे पॉजिटिव आ रहे हैं वो वैक्सीनेटेड पेशेंट भी आ रहे हैं और हमारे यहाँ सभी डोज का गैप, क्योंकि हमने ज्यादातर पहले कोवैक्सीन लगाई, कोवैक्सीन 1 महीने में लगा रहे थे, सेकंड डोज 1 महीने के अंदर लगा रहे थे, तो वो तो सारी ड्यू हो गई।
और जो पॉजिटिव पेशेंट आ रहे हैं वो भी वही ज्यादा उम्र के आदमी आ रहे हैं, यंग बच्चे नहीं आ रहे हैं। तो अगर हम बूस्टर डोज को भी प्रमोट करेंगे तो हम काफी कंट्रोल कर लेंगे, क्योंकि जो नंबर है हमारे पास में 99% हम फर्स्ट डोज में कर चुके, 70% के लगभग सेकंड डोज कर चुके। तो फर्स्ट और सेकंड लगे हुए लोग बागी पॉजिटिव आ रहे हैं। तो अगर हम उनको टारगेट कर लेंगे, बूस्टर डोज को प्रमोट कर लेंगे, तो बूस्टर डोज प्रमोट करने से भी हम इस पे रोकने में कामयाबी ले पाएंगे सर। दूसरा सर, जो होटल्स हैं उसमें हम कंपलसरी कर दें कि कोई भी स्टाफ बिना 2 वैक्सीनेटेड नहीं रह पाए। वो स्ट्रिक्टली ये उनको एक कंप्लाइंस करने के लिए ऑर्डर भेज दें कि वेडिंग डेस्टिनेशन वाले जो कैटरर हैं वो लोग, और जो होटलियर्स हैं वो लोग, और जितने भी लोग बाग ऐसी इंडस्ट्री रन करते हैं जो जिनका काम पब्लिक सर्विस से रिलेटेड है, उनका सारा स्टाफ 100% वैक्सीनेटेड हो। और एयरपोर्ट की बात करें सर, एयरपोर्ट में अभी ऐसा है नहीं, न तो जाते वक्त हम टेस्ट कर पा रहे हैं, न आते वक्त टेस्ट कर पा रहे हैं। तो वहां जब हम पीक पे था कोविड सेकंड फेज में, तब हमारी डिस्पेंसरीज की टीम बैठी थी और वो हर पैसेंजर को आते वक्त उनका सैंपल ले रही थी। तो अगर वैसा कुछ कर लें तो भी काफी कुछ ठीक रहेगा। जैसे बाहर जाते हैं सर, तो दुबई में उतरते हैं, वहां उतरते के साथ ही आपको 100% सैंपल ले लिए जाते हैं सबके, और विद इन 10 मिनट वो फ्री भी हो जाते हैं, और आपके मोबाइल नंबर पे आपका टेस्ट रिजल्ट आ जाता है। तो अगर बाहर से आने वालों में, हम जो ओमिक्रॉन आया है वो तो वैसे ही बाहर से आया है, तो बाहर से आने वाले लोगों को, स्पेशली गल्फ कंट्रीज से और अफ्रीकन कंट्रीज से आने वालों को हम स्ट्रिक्टली टेस्ट कर लेंगे तो भी काफी कंट्रोल हम इसमें कर पाएंगे। बाकी सब बातें तो लगभग हो चुकी सर। और वैक्सीनेशन में सर, हमारे यहाँ अखिल जी ने मेरे को वैक्सीनेशन सेंटर दिया सर, कोविड केयर सेंटर, तो 2 लाख वैक्सीन हमारे यहाँ कोविड केयर सेंटर पे लग चुकी है सर। वो लार्जेस्ट है इंडिया के अंदर सर। किसी भी एक सेंटर पे 2 लाख वैक्सीन लगना, जो कोविड केयर सेंटर हमने खोला उस पे लगी है, और अभी भी कंटिन्यू है सर। ये बढ़िया, वेरी गुड, बताएं आपको। ये अभिगवान जी ने कहा कि दुबई की तरह बाहर से अफ्रीकन कंट्री आ रहे हैं हमारे दुबई वगैरह से, तो उनके कंपटीशन नहीं है यहाँ पे। इंटरनेशनल ट्रैवलर्स जो आ रहे हैं उसकी होती है सर। इंटरनेशनल ट्रेवल्स RT-PCR नेगेटिव लाते ओके आते हैं, और 2% सैंपलिंग अपने उनकी करते हैं सर अभी गाइडलाइंस के अनुसार। 2% मतलब क्या? 2% मतलब सर 100 में से 2 रैंडम सैंपल, कोई भी 2 आदमियों का। क्या मतलब? सर वर्तमान में जो भारत सरकार की गाइडलाइन है सर इस मामले में, वो सर 2 तरीके से डिफाइन करती है सर। जो एट रिस्क कंट्रीज हैं सर, जहाँ पे ओमिक्रॉन के केसेस ज्यादा हैं, जिसमें पूरा यूरोप भी है, अधिकांश अफ्रीकन कंट्रीज हैं सर, वहाँ के लोग जो आ रहे हैं सर, उनकी 100% सैंपलिंग होगी सर एट अराइवल पे एयरपोर्ट पे सर, और फिर 8वें दिन वापस होगी सर। और बाकी जो देशों से लोग आ रहे हैं सर, उनमें 2% की रैंडम सैंपलिंग होगी सर। अपने यहाँ पर चूंकि जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स आती हैं सर, वो दुबई और मस्कट यहीं से आती है सर, जो कि एट रिस्क में शामिल नहीं है, तो इसलिए अपने यहाँ के एयरपोर्ट पे सिर्फ 2% रैंडम सैंपलिंग का क्राइटेरिया ही लागू होता है सर। डोमेस्टिक एयरपोर्ट पे जो आ रहे हैं सर पैसेंजर्स, उसके बारे में भारत सरकार के कोई निर्देश नहीं है सर। श्रीमान के जैसे भी निर्देश होंगे सर, हमें हमारी गाइडलाइंस में उसको डालना होगा सर, यदि मैंडेटरी करना है सर। इसमें 2% का तो मतलब जो पूरा प्लेन भर के आता है, तो रैंडम से क्या मतलब? सब लोग थोड़ी संक्रमित है उसके अंदर भाई, वो तो रैंडम तो वहाँ थोड़ी कह रहा है, उनके पब्लिक कह रहा था अभी देखने के अंदाज से। जो बाहर से आते हैं वो तो पता नहीं, उसमें 2% वो नहीं आए, मान लीजिए संक्रमित तो कोई भी हो सकता है, रिपोर्ट के साथ आते हैं नेगेटिव। सर इसमें एक गाइडलाइन, इंटरनेशनल ट्रेवलिंग की गाइडलाइन है कि कोई भी आदमी किसी भी डेस्टिनेशन से जब शुरू हो रहा है, सॉरी जहाँ से डिपार्ट हो रहा है, डिबोर्ड हो रहा है, वहां से उसको वैक्सीनेशन का सेकंड डोज का या RT-PCR नेगेटिव दिखाना मैंडेटरी है पूरे वर्ल्ड में। तो ये सर, वो अगर इन ट्रांजिट अगर कोरोना पॉजिटिव हो जाए, उसका प्रिकॉशन हम यहाँ ले सकते हैं करा के, बट वस्तुस्थिति है कि दुनिया से कहीं से भी इस टाइम जो आदमी फ्लाई करना शुरू कर रहा है, वो एयरलाइन अपने आप उसका सर्टिफिकेट RT-PCR देखे या सेकंड डोज का सर्टिफिकेट देखती है सर। कर सकते हैं कि अराइवल पे यहाँ पे सर उनकी सैंपलिंग 100% कर सकते हैं सर, ताकि अगर इन ट्रांजिट अगर इन्फेक्शन हो गया है तो वो पता चल सके और वो आगे लोगों को स्प्रेड नहीं करें। जयपुर में तो करना ही चाहिए अब।
गाइडलाइन कहीं से भी आए, जयपुर में 100% ही करनी चाहिए जयपुर में। ठीक है। लगभग 1000 से 1500 हमारे इंटरनेशनल ट्रेवलर रोज आते हैं सर, तो ये कोई बहुत बड़ा नहीं, लेकिन हमको करना चाहिए ये, मतलब स्ट्रिक्टली कर लेनी चाहिए सर हमें ये। तो सर कर ही देना चाहिए सर, डोमेस्टिक में नंबर्स देख सकते हैं। ठीक है, ओके। सर ओमिक्रॉन का जो फर्स्ट पेशेंट जयपुर में आया था सर, वो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में मेरे ही एक मिलने वाले के घर पे आया, साउथ अफ्रीका से टेस्ट करा के निकला, दुबई में टेस्ट कराया और यहाँ आके उतर गया। बाद में वो यहाँ पॉजिटिव मिला और फिर उसके साथ के 31 लोग बाद मिले। जी लाजन कटारिया जी। हेलो, बोलिए मंत्री जी। आवाज आ रही? हाँ, आ रही आवाज आ रही। हाँ सर, ये जो एयरपोर्ट वाली बात सर एयरपोर्ट वाली जो बात कर रहे हैं, मैं भी नागपुर जाके आया था, तो वाया बॉम्बे होके गया था। तो वहाँ आते टाइम और जाते टाइम 2-2, 3-3 घंटे रुकने का मौका मिला। कोई मास्क नहीं लगा, न कोई फ्लाइट चेक हो रही, और ग्रुप के ग्रुप आ रहे थे। जयपुर की फ्लाइट में एक भी सीट खाली नहीं थी और 30-30 आदमियों के ग्रुप थे, जब सबने होटलें बुक करा रखी थी। उनमें कुछ लोग हमने पूछा, मेरे पास भी बैठे थे जो बॉम्बे रहते, राजस्थान के मारवाड़ी, उनके कोई यार दोस्त बाहर से फॉरेन से आए हुए। तो हम सारे जब एक साथ एयरपोर्ट पे निकले तो न तो कोई रोक रहा था, 1-2 पुलिस वाले जरूर रोक रहे थे, पूछ रहे थे, तो उनसे भी लोग बदतमीजी से बात कर रहे थे। मतलब पुलिस वाले कहते भाई साहब आप ही दिखा दीजिए, नहीं नहीं चलो ऑटो सब ठीक है, कोई नहीं कुछ नहीं। और पुलिस रिक्वेस्ट कर रही थी बल्कि कि सर आपका ही स्वास्थ्य का मामला है, आप रिपोर्ट वगैरह दिखाएं। मतलब कोई नहीं सुनने के लिए तैयार था। पूरी फ्लाइट में कोई मास्क नहीं था, जाते टाइम यही हालत थी। तो लोगों को जाना रहेगा ही नागपुर में, बॉम्बे से जयपुर, हाँ नागपुर से बॉम्बे, बॉम्बे से जयपुर, दोनों जगह ये हालत थी। और एयरपोर्ट की भी ये हालत थी कि वहाँ जितनी फ्लाइटें आ रही थी उसमें से कोई 10% लोगों ने मास्क लगा रखा था, बाकी सब कोई चाय पी रहे हैं 20-20 के झुंड, कहीं कोई नाश्ता कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, और पूरा पैक वो था बॉम्बे का एयरपोर्ट। तो ये तो होना ही है। अब इसमें तो यही है कि भाई अपन थोड़ी बहुत धीरे धीरे शक्ति की, क्योंकि आज 31 है, कल 1 है, 2 है, थोड़ी थोड़ी शक्ति अपन को करनी पड़ेगी ताकि लोगों में वापस वो, नहीं तो जब ज्यादा फैल जाएगा क्या स्थिति होगी, वो तो फिर आगे अब जिस और देशों में हो रहा है तो वहाँ की तो आबादी बहुत कम है। आज अमेरिका की, जर्मनी की और दूसरे कंट्री की तो आबादी कितनी है, अपने में फैलेगा तो चाहे मान लो घर में ही रहे आदमी। मैं ही आज मीटिंग में इसलिए नहीं आया कि मेरी तबीयत खराब थी, मैं तो पता नहीं अपने छींके वगैरह आ रही है ज्यादा, पूरा वायरल, तो अपन क्यों जाए फालतू वहाँ, यही बैठा हूँ मेरे घर पे ही। तो ये स्थिति हर घर की चल रही है। मैंने कई लोगों से बातचीत भी करी, तो हर आदमी ये कह रहा है सर्दी है, जुकाम है, छींक आ रही है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, वायरल हो रहा है। स्थिति तो बिगड़ेगी धीरे धीरे, ऐसा ही चलता रहा। तो मास्क वगैरह कोई नहीं करता, न कोई सैनिटाइजर का उपयोग हो रहा है, और लोग आराम से बेफिक्री घूम रहे हैं। ये जो अमीन जी कह रहे थे शादियों की, रात को ही मैं हसनपुरा से कहता 10 से 1 बजे से, तो रोडों पे बारातों में डांस हो रहे थे, आराम से 500 के लोग डांस कर रहे थे। ऐसे ही गाँव में सुनावनियाँ हो रही है, तो सब तरह का चल रहा है वातावरण। तो अब यही है कि हिंदुस्तान में तो जब तक कुछ आ नहीं जाए, जब तक लोग लापरवाही तो रखते हैं। ठीक है, इसमें जो भी निर्णय ले सर। धन्यवाद जी। मंत्री जी नहीं है, ओके। कि शादी ब्याह का जो 200 रखा हुआ, अपने 200 रखे हैं। ऐसा है, जो शादी ब्याह का मामला है ना, इसमें 200 की संख्या तो वैसे भी रखनी पड़ेगी। अभी तो आप आगे जाए, क्योंकि शादी ब्याह में क्या, जिनकी कम तो करते हैं इनकी, और भूख से मर जाते हैं, और लाइट उठाने वाले, वो वेटर, वो होता है क्या, दहशत, बहुत दिक्कत हो जाएगी। वास्तव में क्या होगा, मैं आपको सही कह रहा हूँ सीएम साहब, आपको मैं गारंटी, आप स्कूल बंद कर दो, कॉलेज यूनिवर्सिटी बंद कर दो, मैं अपने आप ठीक हो जाएगा। जैसे ही शादी पे जाओगे ना आप, वो जो बच्चे लाइट उठा के जाते हैं, मैं सही करूँ, उनकी दिक्कत क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, उनको बहुत गरीबी है, बहुत बैंडबाजी वाला, सब मर जाते हैं। उनके लिए आप अलग से पैरवी करो कि हम लोगों से कि उनको घर बैठे पैसा दो, ये पैरवी करो आप। पर हमें बचाना जरूरी होता है ना, उससे कमरबंद मत करवाओ। हमेशा मुझे पता अच्छा लगता है कि आप बोलते हो गरीबों के लिए, परंतु ये जो है, मुझे किसी ने कहा दिल्ली की तरफ 50 पे लाओ, इसको 20 पे लाओ, यहाँ तक नौबत आ गई है। तो इसलिए हमें पहले हमारी जो ये प्रॉब्लम है,
इसको देख के करना पड़ेगा ना। अभी तो 20 प्रस्तावित किया आपने। फिर आप धार्मिक स्थल जो है ना, जनप्रतिनिधियों को आप अपील कर दो कोई शादी में नहीं जावे। जनप्रतिनिधियों को अपील कर दो कि कोई शादी में नहीं जावे। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूं, धार्मिक स्थलों पे बहुत भीड़ है, सही कह रहा हूं मैं आपको। आप पता कर लो धार्मिक स्थलों क्या करना, बताओ करना क्या है। धार्मिक स्थल बंद कर दो, आप कोई बुरा नहीं मानेगा। सर हमारा भी ये रिक्वेस्ट है कि धार्मिक में ज्यादा फर्क नहीं पड़ता सर किसी की रोजी रोटी पर, तो धार्मिक संस्थान कोई भी हो सर उसमें सबसे बाहर से आ भी बहुत रहे हैं धार्मिक उसमें। धार्मिक स्थलों पे सब ज्यादा भीड़ है। आप किसी मंदिर मस्जिद सब जगह भीड़ है धार्मिक स्थल पे, और वो रेगुलर चल रही है, रेगुलर भीड़ है। टाइम मतलब जैसे 2-3 दिन का, आज बोले भी फलाने दिन से बंद है, 2-3 दिन का गैप तो रखना पड़ेगा। कह रहे 3 तारीख का। हाँ 3 तारीख से तो आज बल्कि हो जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए तो बताओ, आप गृह राज्य मंत्री बोलिए क्या करना है। 3 तारीख का आज हो जाएगी भाई, 3 तारीख से धार्मिक स्थल है ये, अंतिम संस्कार का 20 आदमी ठीक है सर। अंतिम संस्कार और शादी ब्याह में भी सर 100 आदमी कर दो, 50 लड़की वाले 50 लड़के वाले। कॉलेज बंद कर दो साहब, 3 तारीख से स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। 3 तारीख स्कूल बंद कर दीजिए सर। स्कूल भीड़ सबसे ज्यादा वहाँ है। स्कूल सर ये हरियाणा पंजाब के बॉर्डर्स भी बंद कर दिए। चलो हम लोग बात करके फैसला कर लेंगे, ठीक है। धार्मिक स्थल तो अभी हाल फिलहाल में करने जैसा कोरोना गाइडलाइंस की पालना कर। यदि आप धार्मिक स्थल बंद नहीं करो तो आप शादी बंद मत करना, क्योंकि गलत बात है। ये हुक्म गरीब आदमी मरता है, 5-5 आदमी इकट्ठे हो रहे हैं वहाँ। अभी हम 31 की रात को अवॉइड कर रहे हैं और 3 तारीख से हम धार्मिक स्थल बंद कर देंगे। मैसेज ठीक नहीं जाएगा सर। आज से मत करो, 3 से करो, कोई दिक्कत। आप इसको 7 दिन गैप देने के बाद अगर जरूरत समझे तो कर दे। 3 तारीख से 7 दिन के बाद में अगर हमको जरूरत पड़े तो हम धार्मिक स्थल के बारे में सोच सकते हैं। 3 तारीख से नहीं करना चाहिए हमको धार्मिक स्थल में। 3 को क्या है? नहीं साहब, अभी हमने 31/1 की छूट दी पार्टियों की। हमारा मन नहीं था, मतलब हमने कहा नहीं, लेकिन मैसेज यही है कि हम 31 की पार्टियों की छूट दे रहे हैं और हम 3 से तुरंत धार्मिक स्थल बंद कर देंगे। उसका मैसेज ठीक नहीं जाएगा। आप 7 दिन अगर लगता है बढ़ रहा है, 5 दिन में 7 दिन उसके बाद करते हैं। बढ़ेगा, आज बढ़े शाम मालूम पड़ जाएगा। वो तो साहब पार्टी भी तो हो रही है साहब। सर सबसे पहले टूरिस्ट को बंद कीजिए, जो बाहर के आने वाले हैं, चाहे वो सिटीज हरियाणा हो पंजाब हो, जो लोग जयपुर में आ रहे हैं, पहला स्टेप हमारा उधर ही होना चाहिए, फिर अंदर से करें। ठीक है, चलो कुमार जी।